तो शी सेड कि हाँ हाँ जयति, एक्चुअली क्या है, नाउ आई रिमेंबर, तुम्हारा नाम आया था उस लिस्ट में, लेकिन इट वाज नॉट अंडरलाइंड। तो मैंने बोला अंडरलाइन नहीं मतलब? तो उसने कहा कि अंडरलाइन का मतलब ये है कि आप इस रोल में फिट बैठती हैं, लेकिन आपके उतने फॉलोअर्स नहीं हैं। इस डायरेक्टर से मिलवाऊंगा, इसके लिए आप मुझे 10,000 रुपये दो, मैं आपको इस एक्टर से मिलवाऊंगा, इसके लिए आपको मुझे इतने पैसे दो, या मैं आपकी यहाँ पर कास्टिंग करा दूंगा, आपको मुझे इतने पैसे दो। कृपया उनसे मीलों मील दूर रहें। वो आपकी ज़िंदगी का कुछ नहीं कर सकते, वो आपको कहीं काम नहीं दिला सकते। एक जेंटलमैन ने मुझे कहा कि मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैंने बोला नहीं, आप कहाँ जा रही हैं? जी मैं तो अंधेरी ईस्ट में रहती हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैं उनके साथ गई और उन्होंने रास्ते में मुझे अजीब अजीब बातें की कि क्या बोलते हैं कि आप कल साइन करने जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, तो कभी कभी पार्टीज़ में जाना होगा तो आप चलेंगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ सेफ़ है, लेकिन आप पार्टीज़ में चलेंगी। तो मैंने बोला आप मुझे यहीं पे उतार दीजिए। तो कहते क्या, क्यों? मैंने कहा नहीं, आप मुझे यहीं पे उतार दीजिए, मैं यहाँ से ऑटो लेकर अपने घर चली जाऊँगी। ये तो शादी की बात करने चले आए, ये क्या बात हुई? तो मैंने कहा तुम मम्मी से बात, माँ से बात करने चले गए? कहते क्योंकि तुम्हें तो कहा, तुम तो समझ ही नहीं रही थी। मैं एज अ वुमन, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई विल डू दिस, दैट आई विल नॉट हैव एनी चिल्ड्रन। हेलो, वेलकम टू डेली मसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में हैं आज एक इतनी खास मेहमान जिनको आपने आपकी टीवी पे या सीरीज में या ओटीटी में हर जगह कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। जब भी ये कोई कैरेक्टर प्ले करती हैं तो लोग इनको रियल नाम से ज़्यादा उनके कैरेक्टर के नाम से उनको ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। थैंक यू, नमस्ते आप सबको, बहुत बहुत नमस्ते। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। अब मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा। जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में बोला कि भाई जो कैरेक्टर आप करती है ना, लोग आपको उस कैरेक्टर में देखने लगते हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि लोग आपको जयति के नाम से कम और लोग आपको कैरेक्टर्स के नाम से ज़्यादा बुलाते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे हमने आपको यहाँ पे देखा है, हमने आपको वहाँ पे देखा है, ऐसा होता है आपके साथ? हाँ बिल्कुल होता है, ऑल द टाइम होता रहता है। काफ़ी बार मुझे माता जी के नाम से सबसे ज़्यादा जाना जाता है, फिर बड़ी माँ के नाम से, और आजकल मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ मुझे फत्तों के नाम से जाना जाता है। तो ये बड़ी मज़ेदार बात हुई है कि अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मिठाई की दुकान हो, चाहे वो मैं चश्मा लेने गई थी अपना वो हो, या फिर क्या बोलते हैं एयरपोर्ट हो, फ्रॉम द एज ऑफ 16 to 14, 14 to 16 till 80, आजकल मुझे बहुत लोगों से फत्तों के लिए बहुत प्यार मिल रहा है। मैंने एक इंटरव्यू आपको देखा था जहाँ पे आप कहती हैं कि भाई मैं इतने अमीर कैरेक्टर, इतने रिच कैरेक्टर, भारद्वाज, ओसवाल और तरह तरह के नाम इस तरीके के कैरेक्टर्स मैं प्ले कर चुकी हूँ। जब ये फत्तो कैरेक्टर आए तो मैंने तो फत्तो सुनकर ही उस कैरेक्टर को जज कर दिया। हाँ बिल्कुल जज कर दिया। सोचिए, मतलब हम भी जज करते हैं, जबकि हम एक्टर्स हैं, वी आर नॉट सपोज टू जज एनीबडी एनीथिंग, क्योंकि हमें कब कौन सा किरदार करने को मिल जाए हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए जब मुझे कहा गया आपको कि सत्तो फत्तो का किरदार मैं कास्ट कर रही हूँ, श्रुति महाजन जी ने जब कहा कि दे आर प्राइमरी कैरेक्टर्स, लेकिन मैंने कहा सत्तो फत्तो ये कैसा कैरेक्टर है। और फाइनली जब मुझे पता चला फाइनली कि मैं फत्तो कर रही हूँ, सुनने में कैसा नहीं लगता, फत्तो फत्तो, सत्तो फिर भी ठीक लगता है सत्तो, लेकिन फत्तो लगता है फत्तो। तो तो बाद में पता चला कि लास्ट में सर ने शायद मेरे मन की बात सुन ली थी, संजय सर ने लास्ट में एक सीन में अंजू महेंद्र जी के किरदार से बुलवा दे के फातिमा तुम चुप हो जाओ। तो मुझे कहा अच्छा अपने किरदार का नाम फातिमा है, चलो कभी पूरा नाम था। बट जितना मैंने फत्तों के किरदार को ये सोच कर किया था कि मैं फत्तों का किरदार कर रही हूँ, अरे यार इतने सालों बाद मैं फत्तों का किरदार कर रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को ना ऐसे छोटा समझकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो छोटी चीज़ ही आपको इतनी बड़ी खुशी कभी कभी दे जाती है कि आप बयान नहीं कर सकते। तो मैं कहूँगी कि आज मैं फत्तों के किरदार से कान पकड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगी कि सॉरी मैंने आपको कमतर समझा, आपके नाम से आपको जज किया, लेकिन आपने मुझे बहुत प्यार दिलवाया लोगों से। बहुत इम्पैक्टफुल रोल है वो आपका, बहुत अच्छा लगा मुझे आपको उसमें देख के। अब मैं आपसे वो बात करना चाहूँगा कि 1 जुलाई 1996, यस हाँ, जुलाई में एक और भी नई बात हुई। मेरा इस दुनिया में जन्म हुआ जुलाई में, 28 जुलाई में, लेकिन मुंबई में मेरा जन्म हुआ
1 जुलाई 1996। इसने बहुत इस जुलाई ने बहुत बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ दिया है मुझे, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ये जुलाई भी मुझे बहुत कुछ देकर जाएगा। आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, ये भी जुलाई में ही हुआ। तो यस, दिस जुलाई हैज़ गिवन मी लॉट, एंड माई 1 जुलाई 1996 से मैं कहूँगी मेरा नया जन्म हुआ, क्योंकि मैं कर्म भूमि में आई अपनी। इसके पहले मैं सुदीत कुमार चैटर्जी, छोबी चैटर्जी, कौशिक चैटर्जी की सिस्टर बेटी मानी जाती थी, किरण भाटिया की वाइफ मानी जाती थी, गुरुजी की शिष्या मानी जाती थी, इब्राहिम अलकाजी की स्टूडेंट मानी जाती थी। लेकिन 1 जुलाई 1996 के बाद इस मुंबई ने, इस खूबसूरत शहर ने, माँ मुंबा देवी ने मुझे जयती भाटिया, जयती को एक जगह दी, उनको उसके नाम से लोग जानने लगे। सो वॉट एवर आई हैव मेड, जो भी कुछ मैंने अपना बनाया है ऊपर वाले की कृपा से, आप लोगों के प्यार से, इट इज़ थैंक्स टू 1 जुलाई 1996 जब मैंने यहाँ पे अपना पहला पदार्पण किया। क्या पहला थॉट था जब आप सिटी से आते हैं, जिस तरह से दिल्ली से आप यहाँ पे मुंबई आए थे? जी हाँ। कल्चर बहुत अलग है भाई सिटी का। बिल्कुल। दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह से रन करती हैं दोनों सिटी। थोड़ा बताइए इस बारे में, जब मुंबई में आपके पहले कदम पड़े और अब क्या किया, पहला मोमेंट क्या था उस वक्त? मैं सच बताऊं, मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं तो पूरे प्यार में थी। हाँ, किरण जी ने मुझे कहा कि हम मुंबई जाएंगे, मेरे जैसी थिएटर की क्लास खत्म हुई, उन्होंने कहा हम मुंबई जाएंगे। मैं तब डांस में बहुत बढ़िया कर रही थी। नहीं गुस्ताखी, क्या ही गुस्ताखी है। वो मेरा पहला प्ले था। उसके बाद मैंने 4 साल थिएटर ट्रेनिंग ली श्री इब्राहिम अलकाजी से। तो उसके बाद जैसे थिएटर ट्रेनिंग खत्म हुई, उन्होंने कहा अब हम मुंबई जाएंगे। तो मैं कभी मुंबई आई ही नहीं थी, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं एक प्रोटेक्टेड फैमिली से एक और फैमिली में आ गई थी, और मैं डांस में बहुत अच्छा कर रही थी। आई हैड बिकम अ सोलो परफॉर्मर इन माय ओडिसी डांस, जो मैंने 17 साल ट्रेनिंग ली थी, और मैं अब्रॉड भी परफॉर्म करके आई थी ICCR की तरफ से। तो मेरा तो पूरा ध्यान ही डांस की तरफ था। किरण जी ने कहा एक्टिंग ट्रेनिंग लो, मैंने ले ली, और मैं सुबह डांस ट्रेनिंग लेती थी, शाम को एक्टिंग ट्रेनिंग लेती थी। वो सुनहरा मौका था मेरे लिए, ज़िंदगी का नज़रिया चेंज कर दिया मिस्टर इब्राहिम अलकाजी ने। फिर जब हम मुंबई आए तो मैं तो इसी सोच के आई थी कि मैं तो जैसा नहीं बॉम्बे आ रहे हैं, किस्मत आजमाने आ रहे हैं। फिर किरण जी ने आकर कहा कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ पर, लेकिन मैं किसी से मदद नहीं लेने वाला। जैसे मैं अपनी स्ट्रगल ज़ीरो से शुरू करूँगा, वैसे तुम्हें ही शुरू करना पड़ेगा। तो वैसे ही टेलीफोन डायरेक्टरी में नाम चुन के, जिनके साथ जानते थे, जिनके बारे में जानते थे, उनको फ़ोन किया। मैंने बताया कि मैं कौन हूँ, मैं जयती भाटिया, मैं इब्राहिम अलकाजी की स्टूडेंट हूँ, मैंने थिएटर ट्रेनिंग लिया है, मैंने 17 साल डांस की ट्रेनिंग ली है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। बड़े से बड़े प्रोड्यूसर, बड़े से बड़े डायरेक्टर्स ने हमको वक्त दिया। मतलब बहुत किस्मत की बात है कि तब डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स वक्त देते थे आपको, चाहे वो शूट पे बुला लें आपको, अगर मुंबई में शूट है, स्टूडियो में बुला लें या फिर अपने ऑफिस में बुलाएं। वो 15 मिनट आपसे सुनते थे, आप अगर उनके किरदार में बैठते थे तो वो आगे बात करते थे, नहीं कहते थे बेटा हम आपको फ़ोन करेंगे या मैम आप। इतना ईजी हुआ करता था उस वक्त किसी को अप्रोच करना है, उनसे मिल पाना? वो मुझे तो मुझे सबने वक्त दिया। आई वुड से कि मैं उस बारे में बहुत लकी हूँ कि क्या बोलते हैं कि मुझे लोगों ने वक्त दिया। मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि मैं मिस्टर यश चोपड़ा जी से भी, मैं सुभाष घई जी से भी, सबसे मिल चुकी हूँ। चाहे भले ही उन लोगों ने मुझे काम ना दिया हो, लेकिन जस्ट टू मीट देम वो सच अ बिग डील। मैं तो वहाँ पे दिल्ली में थिएटर में बैठे बैठे उनकी फिल्में देखा करती थी, और कभी सोचा भी नहीं था कि उनसे आकर मुलाकात होगी। सो आई वॉज एनी वे अ बिग फैन। तो मेरे लिए चाहे वो काम दे या ना दे, बिग फैन मूवमेंट था, वो भी अपने आप में मेरे लिए अर्निंग ही थी। सो आई वुड से कि मैं बिल्कुल ही ब्लैंक होकर मुंबई में आई थी कि मुझे क्या काम मिलेगा, क्या काम नहीं मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही शुरुआत हुई, लोगों से मिला। कुछ लोगों ने ये कहा कि आप कन्वेंशनली प्रिटी नहीं हैं, क्योंकि मैं, और मेरा पतला चेहरा हुआ करता था, मैं, और नाक लंबी, ठोड़ी लंबी, आंखें छोटी छोटी, ठीक है। द ओनली गुड पॉइंट वॉज दैट मेरा कॉम्प्लेक्शन गोरा था, और तब गोरे लोगों को बहुत चांस दिया जाता था। लेकिन तो आजकल तो ये कहना भी शायद पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, बट आई एम जस्ट सेइंग, बट लॉट ऑफ प्लेसेस आई वाज नॉट कास्ट बिकॉज आई वाज नॉट कन्वेंशनली ब्यूटीफुल। तो टैलेंट तो गया बाद में, लेकिन पहले उन्होंने ये देखा कि ये फिट नहीं बैठती, क्योंकि हमने जैसे हीरोइन सोची थी वैसे ये है नहीं। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको कैसे? मतलब वही मैंने कहा कि मतलब जैसे उस वक्त जब आप जाते हो किसी से मिलने, किसी से आपसे मुलाकात होती है वहाँ पे, या आज के वक्त तो मॉक शूट कहते हैं, उस टाइम तो पता नहीं किस तरह की ऑडिशन होंगे, ये आप मुझे बेटर तरीके से बताएंगे। उन्होंने पूरा ऑडिशन लिया या उन्होंने देखते ही नहीं, वो बात करते थे, वो कोई ऑडिशन नहीं लेते थे। दे यूज्ड टू टॉक टू अस, कोई सीन पढ़ने के लिए दे दिया, अगर उनके पास सीन तैयार है तो। क्योंकि जो भी मैं किसी से भी मिलने जाऊंगी तो उनकी कोई फिल्म या तो
चल रही होती थी या फिर इन द पाइपलाइन होती थी जिसके ऊपर वो प्री प्रोडक्शन काम कर रहे होते थे। तो जब हम जाते तो सब नेचुरली कौन ये बोल गया जी मैं बुआ का किरदार करने की इच्छुक हूँ या मैं वो बहन करने की इच्छुक हूँ जो वो टाइटल से पहले रेप है। ऐसा तो कोई नहीं जाता, सब आप हीरोइन ही बनने गए होते हो या फिर मेन से मेन पैरेलल हीरोइन बनने जाते हो। तो आपको वो उसी नज़रिए से देखते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि अगर आप हीरोइन बनने आई हैं तो भाई मेरे फिल्म में तो आप फिट नहीं हो रही हैं, लेकिन आप वो बहन का किरदार करना चाहती हैं या आप वो ऐसी कोई साइड का किरदार करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। तो उसमें मैं तब तक अपना मन बना नहीं पाई थी कि फिल्मों में वो करूँगी कि नहीं। जब 1 महीना इन सब चीज़ों में बीत गया उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि द बेस्ट वे टू वर्क इज़, अगर मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ, मैं थिएटर साथ में करूँगी, मैंने तब तक मन बना लिया था। और मैं टेलीविज़न की तरफ क्यों नहीं देखती, क्योंकि टेलीविज़न तब एकदम 7-8 साल पुराना, 5-6 साल पुराना ही नया एकदम आया था और बहुत काम मिल रहा था लोगों को। जितने भी लोग फिल्मों में नाम नहीं कमा पा रहे थे वो सब टेलीविज़न में आ रहे थे। तो मुझे लगा कि बहुत बढ़िया तरीका। और मेरी एक बड़ी प्यारी दोस्त बनी थी दिल्ली में, दूरदर्शन में बनी थी, जिनका नाम था स्वप्ना वाघमरे जोशी। डायरेक्टर हैं वो, बहुत अच्छी, आज भी डायरेक्ट करती हैं। तो उनको मैंने आकर कहा कि मुझे लगता है मैं ना टेलीविज़न करना चाहूँगी। तो वो मुझे एकता कपूर जी से मिलवाने लेकर गई। तो एक शो था मानो या ना मानो, जिसके लिए वो डायरेक्ट कर रही थी। उन्होंने कहा 2 लड़कियां हैं उसमें, शायद एक तुम्हें वो फिट हो जाओ। तो मैं गई उनसे मिलने के लिए। उन्होंने मुझे आधा घंटा मुझसे बहुत सारी बातें की और मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे स्कैन करती रही, वो बात करते करते स्कैन करती रही जैसे वो करती हैं। तो और फिर उन्होंने शोभा जी से भी मुझे मिलवाया, लेकिन उन्होंने मुझे मानो या ना मानो में कास्ट नहीं किया। मैं तो बाहर यही निकल के आई थी सोच के कि इतनी मुझे आधा घंटा वक्त दिया है तो मैं तो कास्ट हूँ। कि मतलब एक पॉजिटिव सिग्नल है, ग्रीन फ्लैग है। हाँ, क्योंकि मुंबई में नई नई बातें ना, आजकल लोग, अब पता चलता है कि किसी से आप 2 घंटे भी बात कर लो और वो आपकी बहुत तारीफ भी कर दें और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करें, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो आपको कास्ट करेंगे। पहले ऐसा होता था कि अगर उससे किसी ने कास्ट नहीं किया तो हम उनको ना अपना दुश्मन मान लेते थे। अरे मुझे कास्ट नहीं किया, अच्छा अच्छे नहीं है वो, ठीक है। इतने सालों में समझ में आया है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर वो मुझसे 2 घंटे बात कर रही हैं या कर रहे हैं तो वो मुझे कास्ट करेंगे, क्योंकि क्या पता मैं उनके रोल में फिट ना बैठती हूँ, क्या पता मेरी बाकी चीज़ें जो मेरी आस्किंग्स हैं वो उनके उसमें फिट बैठता है कि नहीं बैठता है, या जो चैनल्स हैं या जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, एम आई मे बी दे डोंट वांट मी और वट एवर। बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं आपकी कास्टिंग के लिए। तो अब मेरी दोस्ती सबके साथ है और मलाल किसी के लिए भी दिल में नहीं है। तो इसी तरह से मेरी पहली कास्टिंग हुई। उन्होंने मानो या ना मानो में कास्टिंग नहीं की एकता ने, लेकिन 1 हफ्ते बाद मेरे घर में फ़ोन आया कि वो भी तब ऐसे वाले फ़ोन होते थे जिसमें स्पीकर नहीं, नंबर घुमा के नहीं, इतने पुराने भी नहीं हूँ मैं तब तक ऐसे प्रेस वाले आ गए थे, लेकिन बेटा वो आंसरिंग मशीन होती थी, है ना, आंसरिंग मशीन वाले फ़ोन होते थे। तो मैंने वो लिया हुआ था। पहले तो PP नंबर था, लेकिन फिर घर पे फ़ोन नंबर ले लिया हमने। तो आंसरिंग मशीन पे मैसेज आया हुआ था। जब मैं बाकी सब जगह स्ट्रगल करके शाम को अपने घर पे पहुंची थी 6 लोगों से और मिलके, तो आंसरिंग मशीन चलाने का एक रूटीन हुआ करता था कि आप आंसरिंग मशीन में सुनते थे कि किसी ने फ़ोन किया है कि नहीं किया। तो वहाँ ये फ़ोन आया हुआ था कि आप आकर मिलिए। और क्या बोलते हैं, मुझे याद है अच्छी तरह से कि मैं कुछ 10 अगस्त को मैं उनसे मिलने गई थी। और क्या बोलते हैं 12 अगस्त को मैंने शूटिंग शुरू कर दी इतिहास की। मेरे सिर्फ फ़ोन पे गोगी आनंद जी जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने बात की थी। उन्होंने बातचीत की 2-3 मिनट मुझसे बात की, फिर कहते हैं अच्छा बोलो भेज दे तुम्हें। तो मैं पहुंच गई वहाँ पर और वहाँ जाकर मुझे सबसे बड़ा धक्का मिला कैमरा के सामने जाकर, क्योंकि कहा बहुत अच्छा करती हो लेकिन ये एक्टिंग नहीं चलेगी, गोगी आनंद जी ने कहा। तो मैं 17 साल डांस, 4 साल थिएटर ट्रेनिंग, ये सब करके आने के बाद जब तैयारी से आप यहाँ पे आई हैं पहुंची और मैंने अपना पहला शॉट कमाल का दिया था। बहुत लंबा मेरा किरदार था राजकुमारी अंबिका की, मैं एक सेक्रेटरी थी वंदना, और मुझे ही वो 2-2 लाइनें बोल रही थी और मुझे ही बहुत लंबा लंबा बोलना था, क्योंकि प्रेमाइस सेट करना था कि व्हाट इज राजकुमारी अंबिका एंड वंदना किसके बारे में बात कर रही है, क्यों बात करे। तो इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं था, मेरी बातचीत से उनके एक बैकग्राउंड का हमको आइडिया होता था उस शो में। तो डायलॉग्स तो मैंने फटफट बोल दिए थे और बहुत अच्छे बोले थे, लेकिन जैसे ही शॉट कट हुआ तो गोगी जी ने आकर कहा, वो बहुत अच्छे टीचर भी थे डायरेक्टर के साथ साथ, उन्होंने कहा कि वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया, लेकिन ऐसी एक्टिंग नहीं चलेगी। तो मैं तो ऐसी हो गई, मैंने बोला जी सर आप बिल्कुल हड़बड़ा जाते हो।
और क्योंकि जॉन डेविड जो मेरी राजकुमारी अंबिका बनी थी वो भी थिएटर से हैं, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्टूडेंट रही हैं, तो शी वॉज जस्ट लिसनिंग एंड क्योंकि डायरेक्टर बात कर रहे थे, तो मैंने कहा सर मेरी क्या गलती हो गई, क्या कर दिया मैंने, क्या क्या एक्टिंग नहीं चलेगी, मतलब कहते देखो थिएटर में हर चीज़ हम बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, तो यू हैव टू प्ले इट लाउड, क्योंकि आपको लास्ट तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है, लास्ट तक अपने एक्सप्रेशंस पहुंचाने हैं। यहाँ इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ नॉर्मल बात करो, कॉन्वर्सेशनल बात करो, आँखों से बात करो, और ठीक है, और अपने किरदार को सोचो कि तुम जैसे अभी मुझसे बात कर रही हो वैसे कैसे बात करोगी, थोड़ा ड्रामेटिक होगा लेकिन इतना भी नहीं। फिर मेरे 3-4 टेक लिए गए, ओनली आई थिंक इन द 5th और द 6th टेक आई गॉट इट राइट। सो दैट वाज माय फर्स्ट झटका कि अच्छा ओके। पहला झटका ये था कि क्या बोलते हैं कि मैं वैसी नहीं दिखती जैसी फिल्मों में चलूंगी, और दूसरा झटका ये था कि ऐसी एक्टिंग नहीं चलेगी जैसे मैं करती आई हूँ। जो कि आपने बहुत पॉजिटिवली लिया। सो जयति जी, ये सारी चीज़ें हो रही थी, आपको एक्टिंग भी लोग दूसरे सिखा रहे थे, सबसे ज़्यादा दिल टूटा जब आपसे बोला गया कि यार कि ये फेस तो नहीं चलेगा भाई एक्टिंग में, फिल्म्स में नहीं चलेगा। हाँ नहीं चलेगा। और मैं एक और बात बताऊँ, मैं एक शो में करती थी जी टीवी के लिए, उसमें एक जो एक्ट्रेस थी उनको रिप्लेस करके मुझे लाया गया था, और उसके स्पॉन्सर बहुत बड़े स्पॉन्सर थे, तो वो 12 एपिसोड मैंने किए और बहुत अच्छे से किए। उसमें बहुत गेटअप्स चेंज करने थे, बहुत मज़ा आ रहा था, बिकॉज इट वाज एंकर बेस्ड शो, फिल्मों के बारे में था। एंड सडनली मुझसे कहा गया एक लाइन कहने के लिए कि क्या पता नहीं, अब आज के लिए बस इतना ही, क्या पता कल हम मिले या ना मिले, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है ना, इसीलिए सेफ रहिए, अच्छे रहिए। इस तरह से मुझे डायलॉग कहा गया करने के लिए। तो मुझे लगा कि मैं ऑडियंस को सेफ रहने के लिए कह रही हूँ कि आगे का हफ्ता ये सेफली बिताइए ताकि हम लोग अगले हफ्ते साथ में मिलें। बट आई डिड नॉट रियलाइज़ कि वो मुझे इसलिए कहा गया है कि मेरी एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी उसमें कि क्या पता हम अगले हफ्ते मिले ना मिले, क्योंकि एक्चुअली हम अगले हफ्ते नहीं मिलने वाले थे। आई वॉज रिप्लेस्ड बिकॉज आई वॉज told by the channel was told by the क्या बोलते हैं sponsors that she is not pretty enough। तो जो मेरे से पहले थी उनको फिर से लाया गया। लेकिन इतने अच्छे तो लगते थे आप उस टाइम पे, हमने तो आपके कई सारे शोज देखे हुए हैं, कन्यादान से लेके और भी। बट आपको पता है कन्यादान में भी मेरी इसलिए एकता कपूर जी की कास्टिंग की मैं हमेशा दाद देती हूँ, मेरी कास्टिंग उसमें इसलिए शार्प फीचर्स, इस शार्प फीचर्स अलग था, लेकिन शार्प फीचर्स शायद उस ज़माने में खूबसूरत नहीं माने जाते होंगे, आप कन्वेंशनली ब्यूटीफुल नहीं माना जाता होगा, क्योंकि कन्यादान में जो मेरा किरदार था वो एक ऐसी लड़की का किरदार था जो 21 बार रिजेक्ट हो चुकी है शादी से, और 22वें बार सुधांशु का किरदार करण उससे मिलने आता है, और वो मन में सोच के बैठी होती है कि आज मैं इसे रिजेक्ट कर दूंगी। तो वो कहती है, वो सारी बातें उसकी सुनती है और उठकर कहती है कि आई रिजेक्ट यू, और किसी को समझ ही नहीं आता कि उसने क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि वो 21 बार रिजेक्ट होने के बाद वो और रिजेक्शन नहीं ले पा रही होती है, और वो कहती है इस बार मैं रिजेक्ट करूंगी, और वही लड़का ही फॉल्स इन लव विद हर, अंडरस्टैंडिंग दे व्हाट इज शी ऑल अबाउट, दैट शी इज़ अ वेरी वल्नरेबल गर्ल बट देयर इज अ इनर स्ट्रेंथ। सो मेरा इनर स्ट्रेंथ मेरे ख्याल से मेरे चेहरे पर हमेशा दिखता था। बट जैसे मैंने कहा है, आप किसी को क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, देखने वाले की आंखों में खूबसूरती होती है। तो उस वक्त जो चलन था, उस वक्त शायद मैं लोगों की आंखों में नहीं खूबसूरत दिखती होंगी, तो उसमें कोई मलाल नहीं, क्योंकि आई हैव डन वेरी वेल फॉर माई सेल्फ इन स्पाइट एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल द रिजेक्शंस। मेरे ख्याल से मैं आज जहाँ हूँ वो मुंबा देवी की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, ऑडियंस का प्यार है और मेरी मेहनत है। क्या ज़्यादा मुश्किल था उस टाइम पे? सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपको तकलीफ दे रही थी अंदर ही अंदर? मेरे ख्याल से दिस नॉट एक्चुअली नहीं, तब ना कोई चीज़ तकलीफ नहीं देती थी, क्योंकि हाँ ये जो रिजेक्शन था, क्योंकि हर लड़की खूब जानना चाहती है कि वो प्रिटी है, बट इट्स अ स्मॉल पार्ट। मैंने कभी उस चीज़ को तूल नहीं दी या कभी उस चीज़ को इफेक्ट नहीं होने दिया, बिकॉज आप भी तो अपने आप को आईने में देखते हैं और बाकी लोगों को देखते हैं, आपको भी तो दिखाई दे रहा है कि भाई जैसा दुनिया में चल रहा है वैसे आप नहीं दिखती हैं, आप बुरी नहीं दिखती हैं, लेकिन बट यू आर नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड। जिसको मैं लगती थी उसने मुझसे शादी की, और जिसको मैं लगती थी उन्होंने अपने शोज़ में मुझे कास्ट किया, और मेरे सब ने मुझे बहुत प्यार दिया। बट उस वक्त हम इतने, एक यूथ होता है ना, यूथ का अपना एक सपना होता है, उसके अपना दिल का ना एक जुनून होता है, उसकी आंखों में बहुत फ्यूचर के लिए बहुत ब्राइटनेस होती है ना। तो मेरे ख्याल से उस वक्त मैं उस
उस नशे में आमादा थी कि क्या बोलते हैं कि लाइफ इज़ गोइंग टू बी ब्यूटीफुल, ये तो बस शुरुआत है, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, कितने पैसे मिल रहे हैं, हमें तो तब पैसे भी नहीं पता था, जिसमें बोला था हाँ बोल दिया था, ठीक है। तो और फिर धीरे धीरे वो पैसे अपने आप, जब मेरा पहला चेक आया, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी एक सर्टेन अमाउंट पे बात हुई थी, और जब मेरा चेक आया तो उससे डबल चेक आया, तो मेरे हिसाब किताब में गड़बड़ हो गया। पहला ही तो हिसाब किताब था चेक आने का। आपको लगा शायद ज़्यादा भेज दिया इन्होंने मुझे। मैंने पूछा कि आपने तो डबल भेज दिया, तो मुझे बताया गया कि शोभा मैम ने जब आपका काम देखा, शोभा आंटी ने, तो शी सेड कि शी डिजर्व्स मोर। ऐसा भी एक ज़माना था, आज जब बजट एंड कॉस्ट कटिंग का ज़माना है, तब एक ऐसा भी ज़माना था वेयर द प्रोड्यूसर्स यूज्ड टू थिंक दैट यू डिजर्व मोर एंड दे वुड पे यू मोर। तो इसमें आप बताइए कहाँ दिल में मलाल रहेगा, सभी कुछ तो रोज़ी था, जो हो रहा था उससे भी बेहतर मिल रहा था। और ये बात कितनी आपको हिट की उस वक्त? जीतू जी आपको बोलते हैं कि यार के इश्क विश्क और टैलेंट ना छुपा नहीं छुपते हैं, ये बात कैसी लगी आपके दिल पे? अपने वो कन्यादान के सेट पर ही वो अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहे थे कि कैसे वो कास्ट हुए थे, क्या बोलते हैं, फिल्म में कैसे वो कास्ट हुए थे। तो वो अपनी कहानी बता रहे थे कि मैं तो ऐसे कॉस्ट्यूम देने आया था और उन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रास के उसमें दिया था, ठीक है, और उन्होंने डायलॉग बोला, तो डायलॉग इतनी बार बोला कि मतलब सब लोगों ने कहा अरे यार। फिर उनकी कास्टिंग हुई अगली फिल्म में, जबकि उनको हीरो के रोल में कास्ट किया, तो सबने कहा अरे इसको ले लिया तुमने। तो जो भी कुछ है, तो ये बड़ी इंस्पायरिंग कहानी है, बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। और फिर दिवाली आई थी, तो मैं उनको प्रणाम करके मैंने उनसे कहा कि नमस्ते सर, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बहुत नाम कमाऊं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, और इस दुनिया में इश्क, मुश्क और टैलेंट छुपाए नहीं छुपते। अब तक तो मैंने सिर्फ इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते सुना था, लेकिन जीतू जी ने इसमें ये लाइन ऐड करके मेरे बारे में मेरे वही मैंने कहा कि जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा पाया। छुई वो बात आपके दिल को? बहुत छुई, और मैं हर वक्त याद रखती हूँ, हर बात मैं वो याद रखती हूँ। आज ये बात आपके साथ में चलती है? मेरे साथ में चलती है, और जब भी किसी भी ऑडिशन में या कभी भी किसी, क्योंकि अभी पहले ऑडिशंस नहीं लिए जाते थे मेरे, मुझे एक काम के बाद दूसरा काम मिलता ही जाता था, क्योंकि चैनल में लोग इधर से उधर शिफ्ट होते थे। जिन्होंने मेरा काम देखा है, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, वो मेरे टैलेंट के बारे में, मेरे बारे में जानते थे कि व्हाट आई कुड ऑफर एज एन एक्टर। तो तरह तरह के डिफरेंट एक किरदार से दूसरा किरदार दिया गया बिना ऑडिशन के, बिना ये जाने कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। इतना उन लोगों को भरोसा था, और हर किरदार हिट होता चला गया। इसी तरह से मुझे माता जी का किरदार मिला, मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया उसके लिए, वो ऐसे ही हुआ। उसके बाद बड़ी माँ, ऑफ कोर्स, उसके बाद जो भी कुछ। लेकिन 2020 से जब से सेल्फ टेस्ट का मामला शुरू हुआ है, तब से बहुत ऑडिशंस देने पड़ते हैं। सेल्फ टेस्ट भेज दिया जाता है घर पे, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास वो साड़ी भी होगी, हमारे पास वो हेयर ड्रेसर मेकअप भी होगा, हमारे पास वो बिंदी भी होगी, हमारे पास वो ज्वेलरी भी होगी, हमारे पास वो सब कुछ होगा जो एक ऑडिशन देने के लिए लगता है, एक लुक के लिए लगता है। तो वो, और अगर आप लुक देख रहे हैं तो फिर मैं तो हर किसी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ आज की डेट में कि मुझे सेल्फ टेस्ट देने के लिए मत कहिए, क्योंकि मेरे पास कोई क्यों देने वाला नहीं होता। क्योंकि जब अगर मैं घर वालों में से भी किसी को क्यों देने के लिए कहती हूँ, तो वो 3 बार फंबल करके, 4 बार रुक के, 5 बार ये करके वो देते हैं, सब दिमाग गड़बड़ा जाता है। जो लोग, मैं तो उन लोगों को सैल्यूट करती हूँ जो अपना डायलॉग रिकॉर्ड करके फिर उसके बीच में चला के और अपना ऑडिशन उसके बाद करते हैं, क्योंकि मेरी तो टाइमिंग हर बार अलग होती है। मेरी टाइमिंग कभी भी सेम नहीं होगी। अगर मैं दूसरा टेस्ट दिया तो माई पॉज, माई अंडरस्टैंडिंग, माई थिंग, माई लुक विल बी डिफरेंट देन द लास्ट टेक। तो वो जो मैं डायलॉग मैंने बीच में पॉज करके रिकॉर्ड किया है, वो तो बेकार गया ना। तो इसीलिए मैं हर किसी को कहती हूँ कि अगर आपको लुक के साथ टेस्ट करना है तो मुझे अपने ऑफिस में बुलाइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है आपके ऑफिस में आने की, क्योंकि आपके पास एक पूरा सेटअप होगा, आपके पास कोई बढ़िया क्यू देने वाला होगा, आपको पता होगा कि ये साड़ी, ये अटायर जो भी कुछ है विच इज़ गोइंग टू ऐड टू द कैरेक्टर, इट इज़ क्लोजेस्ट टू व्हाट द कैरेक्टर दैट यू वांट मी टू प्ले। तो हाँ, ये सेल्फ टेस्ट का जो मामला है, ये इसमें बड़ी फेल हो जाती हूँ मैं। अभी भी वो आपको फेयर है? हाँ, मुझे फेयर है, मुझे बहुत फेयर है, मुझे ऑडिशन का बहुत फेयर है, क्योंकि मैं कभी ऑडिशन में पास नहीं होती, कभी नहीं होती मेरे ख्याल से। प्रेशर से बन जाता है मतलब। हाँ, फत्तू इज द ओनली कैरेक्टर, फत्तू इज द ओनली कैरेक्टर। एंड यस, अनदर वन, गर्ल्स हॉस्टल में जो क्या बोलते हैं, डीन का कैरेक्टर था, यही 2 किरदार हैं जो मैं ऑडिशन से मुझे मिले हैं। और क्या ऑडिशन से कैसे मिले हैं? क्योंकि डायरेक्टर्स वो सिटिंग देयर,
यू अंडरस्टैंड, मिस्टर बंसाली नहीं थे, लेकिन ऑडिशन जो मैंने घर पे दिया, मैंने वहाँ पे जाकर भी किया, तो जो फाइनल ऑडिशन था वो वहाँ पर ऑफिस में जाकर दिया गया। सत्तू और पत्तू मैंने साथ में दिया सीन, और जो क्या बोलते हैं गर्ल्स हॉस्टल वाला था, वो मैं जो सीन कर रही थी, कास्टिंग डायरेक्टर के पास डायरेक्टर बैठे हुए थे हमारे चैतन्य, तो वो तुरंत बता देते थे कि ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, तो मैं अगला टेक उस हिसाब से करके देती थी। तो आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग। आप एक सेल्फ टेस्ट मुझे भेजते हैं, मैं आपको भेज देती हूँ, मुझे पता ही नहीं मैंने वो सही किया है कि नहीं किया, तो अपने हिसाब से 100% कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई टेस्ट करके भेज दिया हो, फिर उसका वेट किया आपने, सामने से कोई जवाब आया ही नहीं, आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, आपका नहीं हुआ ये कोई जवाब नहीं देता है, कोई नहीं, बहुत कम, बहुत और कम। आपने उस कैरेक्टर का बहुत वेट किया हो? मैंने किया है, अभी भी एक तो किरदार है जो मैं बहुत वेट कर रही हूँ, लेकिन उस 1-1.5 महीना पहले मैंने उसकी कोई ऑडिशन दिया था, लेकिन मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि वो हो चुका है या वो इट्स ऑलरेडी ऑन फ्लोर्स। ऐसा कोई बताता नहीं है, बहुत कम लोग बताते हैं। आई रिमेंबर पर क्या ये इंतजार कराना ये सही मानती हैं, आपकी गलत मानती हैं? आपका क्या मानना है इसके ऊपर? कि देखिए, प्रोफेशनली तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब ऑडिशन देने से पहले आप मुझे 6 बार फ़ोन करते हैं। मेरे ख्याल से नासिर ने भी अपने इंस्टाग्राम पे कहा था कि जब आप ऑडिशन से पहले या सेल्फ टेस्ट देने से पहले जब 6 बार, मैम आपने भेज दिया, मैम आपने भेज दिया, मैम आप 2 बजे तक भेज दोगे, मैम 4 बजे तक भेज दोगे, मैम 4:30 बजे तक हमें पीपीटी देना है, पीपीटी देना है। जब इतनी बार आप हमें फ़ोन करते हो, तो जब वो हम सेल्फ टेस्ट देकर भेज देते हैं, फिर उसके बाद कहाँ गायब हो जाते हो? आपको मैं एक बड़ा आई हैव टू टेल यू दिस रिसेंटली व्हाट हैज हैपेंड विद मी। दिस हैज हैपेंड विद द सीनियर एक्टर लाइक मी, जिसने, मैं आजकल अपने आप को सीनियर एक्टर बनने लायक मानती हूँ, क्योंकि मैंने 28 साल इस इंडस्ट्री में काम किया है। तो एक जनाब मुझे अभी फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैडम आपके पास डेट्स अवेलेबल है? मैंने कहा हाँ जी अवेलेबल है। तो अच्छा मैम आप अपने कुछ ना क्या बोलते हैं यूट्यूब से ना ढूंढ के अपने कुछ सेल्फ टेस्ट भेज दीजिए। तो मैंने कहा बेटा मेरे को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, मुझे किस, मैं आजकल बहुत लोग मांगते हैं, आज भी किसी ने मांगा था, तो मैंने उससे कहा कि बेटा मैं ना कभी किसी को सेल्फ टेस्ट दिया होता है वो मेरे पास है, लेकिन मैंने कोई ऐसे बना के नहीं रखे हुए अपनी रील, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप आज यूट्यूब के ज़माने में और इंस्टाग्राम के ज़माने और गूगल के ज़माने में जब आप किसी का भी नाम टैप करो तो उसके सीन्स, उसके ये उसके वो सब आपके सामने धड़धड़ाते हुए आ जाते हैं, तो मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं अपने रील बनाकर आपको भेजूँ? ढूंढो ना आप यूट्यूब पे, आपको मिल जाएंगे मेरे सीन्स। मैं तो कहीं पर भी ऐसा काम नहीं किया कि 1 सीन किया हो, 2 सीन किया हो, मैं क्या क्या ढूंढ के भेजूं आपको। और अच्छी खासी स्क्रीन टाइम के साथ भी आपने काम किया, स्क्रीन टाइम के साथ काम पूरे एपिसोड निकले आपके ऊपर जो हमने जो फॉलो किया। करेक्ट। तो और कहाँ से तू मैं से लेकर आज तक, आप कॉमेडी देखना चाहते हो वो देख लो, मेरी कोई एक्टिंग टैलेंट अच्छी हुई होगी, खराब तो नहीं हुई होगी, तो क्या बोलते हो आप तब से लेकर आज तक देख लो। आप सीरियस देखना चाहते हो, आप नेगेटिव देखना चाहते हो, आप कुछ भी देखना चाहते हो, यू जस्ट हैव टू क्लिक। जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है कि 40 से ज़्यादा आपने शोज कर लिए हैं, इंक्लूडिंग वेब, OTT शोज, अपीयरेंस एंड अपीयरेंसेस को मिला के मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप उनमें से ढूंढो ना। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने बोला मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो ठीक है आप रिसेंट फोटो भेज दो। तो मैंने कहा बेटा आप व्हाट्सएप कर दोगे मुझे, तो मैं उस पर भेज दूंगी, है ना। तो उनका जवाब सुनिए आप, मुझे ना बहुत लोगों को अभी कॉल करना है, तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आप खुद ही नंबर करके ना वो करके फीड करके आप व्हाट्सएप करके मुझे भेज दो। मुझे हंसी आई, मुझे गुस्सा नहीं आया। मैंने कहा देखो ये बच्चा जो है वहाँ बैठा हुआ वो कितने प्रेशर में है कि उसने पता भी नहीं किया कि वो किसको फ़ोन कर रहा है और किससे बात कर रहा है ना। कि उसने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत लोगों को फ़ोन कर रहा है, तो आप ज़रा व्हाट्सएप करके मुझे भेज दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे कुछ किरदार के बारे में बताओगे और क्या बजट है कुछ बताओगे, क्योंकि मुझे भी तो लगना चाहिए कि मैं आपका ये इसके लिए मैं भेजना चाहती हूँ कि नहीं भेजना चाहती हूँ। आपने ऐसे कैसे मान लिया कि आप फ़ोन करोगे, आप मुझे कुछ भी नहीं बताओगे और मैं अपनी फोटोग्राफ भेजूंगी। तो कहते हैं कि जब आपका नाम शॉर्टलिस्ट में आ जाएगा ना तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आप मुझे बताओ, इन टूडेज टाइम व्हाई शुड आई इवन बॉदर टू सेंड माई फोटोग्राफ्स और माई वर्क लिंक्स टू एनीबडी who is speaking to me like this, और जिस कंपनी भी ने भी उनको मुझे फ़ोन करने के लिए कहा है, जिस कास्टिंग डायरेक्टर ने भी मुझे फ़ोन करने के लिए कहा है, उसकी कमी है ये कि वो अपने बंदों को जो बिठा के रख रहा है आगे किसी को फ़ोन करने के लिए, उसको ब्रीफिंग ही नहीं दी गई कि लोगों से कैसे बात करते हैं। सही बात है, और किससे कैसे बात करनी है और क्या बात करनी है। और जब आपने सबने हमारा काम देखा है, आप हमें चाहते हो कि हम इस चीज़ के लिए सेल्फ टेस्ट दें कि हम इस पर फिट आते कि नहीं पाते, तो कम से कम शॉर्टलिस्ट वालों में हमको रखो ना। कम से कम वो जो आपने 1000 लोग, जिसमें से जो 5000 में काम करने वाले से लेकर 1 लाख तक काम करने वालों में से आप जिनको
फ़ोन कर रहे हो उनको आप मुझे बोलोगे, उनके बीच में पकड़ोगे तो फिर मुझे बड़ा बुरा लगेगा, वहाँ मुझे बुरा लगता है दैट यू कंसिडर मी विद द भेड़ चाल। तो मैं यही गुजारिश करूँगी जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, वो जब अपने असिस्टेंट्स को हमें फ़ोन करने के लिए कहते हैं तो थोड़ी सी ब्रीफिंग दे कि वो किससे क्या बात कर रहे हैं, बिकॉज इनिशियल लोगों को में अगर आप हमको गिनेंगे तो मेरे ख्याल से वो हमारे प्रति थोड़ा सा इट इज़ नॉट राइट दैट वी शुड बी गिवन द एटलीस्ट लिटिल बिट ऑफ प्रिविलेज। थैंक यू सो मच। हमें थोड़ी सी प्रिविलेज मिलनी चाहिए, जो हमारे कम से कम हमारे एक्सपीरियंस का थोड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए दैट somebody is calling us to cast us. We are very thankful that you thought of us, लेकिन not at the initial age. उन भेड़ चाल में हमें मत डालो। अब तक का सबसे बैड एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है कास्टिंग को लेकर, जो आपको लगता हो कि यार कि ये तो मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल था, हाँ। और जो आपको लगता हो कि यार कि मतलब ये कोई तरीका नहीं होता है और ये क्या ही है, ये किस तरह का ये है? अभी तक का जो मैंने आपको बताया तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा बहुत ऑफेंसिव था। ऑफेंसिव मतलब आई वाज, ये अभी एक हफ्ता पहले की बात है, एक हफ्ता पहले की बात है। और सोचिए एक हफ्ता पहले की बात है, अभी भी ऐसा होता है। और ये हम 2024 में बात कर रहे हैं। हम 2024 में बात कर रहे हैं, जहाँ एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप्स। आप सबके बारे में सब कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन सर्टेन प्लेटफॉर्म्स। तो इसीलिए क्योंकि यही कह रही हूँ कि प्रोफेशनलिज्म की बात हम करते हैं, ऐसा लगता है जैसे प्रोफेशनलिज्म सारी जो है ना वो एक्टर्स से ही एक्सपेक्ट की जाती है। बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ प्रोफेशनलिज्म ख़त्म ही होता जा रहा है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सो इस तरह की जो बिहाइंड द सीन्स हैं, जो शूट से पहले की जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर भी थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लाइए। जो लोगों को आप बिठा रहे हैं, हम लोगों को बहुत ये बताया जाता है कि वी आर गोइंग द वेस्टर्न वे, वी आर गोइंग द वेस्टर्न वे। हम हॉलीवुड का वो कर रहे हैं कि ऑडिशन के साथ ही हम लोग सेल्फ टेस्ट के साथ ही एवरीबडी हैज़ टू ऑडिशन दैट वी गोइंग टू कास्ट यू लाइक दैट। आई अंडरस्टैंड, लेकिन वहाँ पर भी जो कास्टिंग एजेंसी में भी होते हैं वो लोग भी कुछ पढ़ाई लिखाई करके आए होते हैं, वो भी कुछ समझदारी के साथ वहाँ आए होते हैं, कुछ ट्रेनिंग मिलती है, कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है। आजकल मुझे कितनी बार सुनने को मिलता है द न्यू एस्पायरिंग एक्टर्स से कि मैम हम एक्टर बनना चाहते हैं। तो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत लोग डीएम करते हैं कि कुछ हमें बताइए, मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं भी एक्टर बनना चाहती हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि क्यों बनना चाहते हो? सही बात है। आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन वाई। हर आंसर लाजमी है। आप पैसे के लिए बनना चाहते हो, कोई बात नहीं। आप फेम के लिए बनना चाहते हो, कोई बात नहीं। आप इंस्टेंट स्टारडम के लिए बनना चाहते हो, कोई बात नहीं। आप इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हो, कोई बात नहीं। लेकिन इन सब के लिए अगर आपको ट्रेनिंग लेकर आना होगा, गिव योर सेल्फ टाइम, 6 months ट्रेनिंग में दो, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। आप सही कॉलेज या सही इंस्टीट्यूट में जाओगे ना जहाँ पर एक्टिंग सिखाते हैं या एक्टिंग के बारे में सिखाते हैं, या किसी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो आपके 15 दिन में होश ठिकाने आ जाएंगे कि कितना मुश्किल काम है। इतना आसान नहीं है एक्टर बनना, और अच्छा एक्टर बनना। वैसे चलते फिरते तो कोई भी बन सकता है। आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स को कास्ट किया जाता है उनके क्या बोलते हैं फॉलोअर्स को देखकर। आपके साथ में हुआ कभी ऐसा कि मतलब आपने किसी आप ऑडिशन पे गए हैं या वहाँ पे फॉलोअर्स देखे जा रहे हैं? हाँ, ऐसा मेरे साथ अभी हुआ। ये सब मेरे साथ अभी हो रहा है, बड़ी नई चीज़ें हो रही हैं। अच्छा काम करने के बावजूद भी आपको ये सुनना पड़ता है कि मतलब फॉलोअर्स मैटर करते हैं। फॉलोअर्स मैटर करते हैं, क्योंकि मुझे कहा गया, मेरी जानकार ने कहा कि आई हैड वर्कड विद हर एंड शी मैसेज्ड मी कि जयती जी वुड यू लाइक टू डू अ प्रोजेक्ट। मैं उसमें क्या बोलते हैं, आई एम द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। तो मैंने बोला कि हाँ इसके बारे में तुमने तो 4 दिन पहले किसी और ने भी मुझे कहा था, तो वो कास्टिंग में है। तो उसने मुझे कहा कि मैम आप करना चाहोगे? मुझे प्रोजेक्ट अच्छा लगा और बड़ा ही नए तरह का कुछ प्लेटफॉर्म था वो करने के लिए। मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर करूँगी। तो वाई नॉट ट्राई आउट अनदर न्यू प्लेटफॉर्म, डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। शूटिंग तो वही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शी सेड कि हाँ जयती एक्चुअली क्या है, नाउ आई रिमेंबर तुम्हारा नाम आया था उस लिस्ट में, लेकिन इट वाज नॉट अंडरलाइंड। तो मैंने बोला अंडरलाइन नहीं मतलब? तो उसने कहा कि अंडरलाइन का मतलब ये है कि आप इस रोल में फिट बैठती हैं, लेकिन आपके उतने फॉलोअर्स नहीं हैं। तो जिन के अंडरलाइन किए गए थे, जो उस रोल में फिट बैठती हैं, जो अपर प्रायोरिटी लिस्ट में थे, उन सब के नीचे अंडरलाइन था, क्योंकि उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। तुम्हारे फॉलोअर नहीं है ना ज़्यादा, तो इसलिए नीचे अंडरलाइन नहीं है।
मतलब काम आज की तारीख में मैटर नहीं करता है, आपका नंबर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप उस रोल में फिट होते हो, उसका एक बड़ा कारण आपका टैलेंट तो है ही। पहले हमने अपने बुजुर्गों से सुना था, अपने सीनियर से सुना था कि इट इज़ 60% योर टैलेंट एंड 40% किस्मत। किसी ने कहा 80% किस्मत, 20% काम टैलेंट। किसी ने कहा 10% टैलेंट, 90% मेहनत। आज है 10% टैलेंट, 90% फॉलोअर्स, और जस्ट फॉलोअर्स, नो टैलेंट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। सो ये आज का चलन है। सो दिस इज द वे। और इस बदलाव को कैसे देखती हैं आप? ज़्यादा वक्त नहीं चलेगा। कोई भी चीज़ जो जल्दी की हो, जल्दी का काम शैतान का। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि ये जो ट्रेंड है ये बहुत जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कैमरा के सामने मैं आपको 2 या 3 टेक में ओके दूंगी, मोस्टली 1 टेक में भी दे सकती हूँ। ये वजह मान सकती हैं अब आजकल जो जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से शोज़ ऑफ एयर जा रहे हैं, जो बंद हो रहे हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वो एक्टर्स अच्छे नहीं हैं। वक्त लेते हैं, और आजकल जिस तरह से बजट कटिंग हो रही है आप भी जानते हैं कि एवरी चैनल, इवन द OTT चैनल्स हैव कट देयर बजट्स। तो कट करके बजट में अगर आपको 25-25 मिनट देना हो दिन में, या फिर 22 मिनट देना हो दिन में, तो किसके साथ झिकियाओगे आप? जो कैमरा के सामने खड़ा है वो अगर 50 टेक दे रहा है, उसको 3 महीना लग रहा है या 1 महीना लग रहा है उस कैरेक्टर को समझने में या अपनी लाइनें ठीक से बोलने में, तो वक्त बर्बाद हुआ ना आपका। एंड हमारी दुनिया में टाइम इज़ मनी। तो आपने कम पैसों में उसको लिया, ज़्यादा फॉलोअर देख कर लिया, लेकिन वो आपका वक्त खा रहा है। वक्त खा रहा है मतलब आपका पैसा खा रहा है, मतलब आपके बजट में से उसने उतना पैसा खा लिया, और प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं हुई। सो दिस आई फील पीपल हैव टू, आप लीजिए, देखिए हम भी कभी न्यू कमर थे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि नए लोग नहीं आएंगे। हम नए लोगों को आने से कैसे रोक सकते हैं? अगर किसी ने रोका हो तो हम भी नहीं आते ना। मेड वे फॉर अस, सही गाइडेंस दी। उसी तरह से वी हैव टू मेक वे फॉर न्यू पीपल, बट नॉट नॉन परफॉर्मिंग पीपल। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इट्स अ प्रोफेशन। आप इससे अपना घर का खर्चा चलाते हैं, मैं तो चलाती हूँ। मैं मज़े के लिए एक्टिंग नहीं करती। मैंने यही सीखा, मैंने सोचा कि इससे मैं कमाऊंगी, अपना घर चलाऊंगी, लेकिन मैं फनकार हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा एक अलग दिमाग भी है, मैं अलग दुनिया में भी रहती हूँ। मैं थोड़ी पोएटिक हूँ, मैंने अपने किरदारों की एक दुनिया बना रखी है, मैं दुनिया के एक अलग नज़रिए से देखती हूँ, वो सब अलग बात है। लेकिन व्हेन यू कम टू प्रैक्टिकलिटी, आई रन माई हाउस होल्ड विद दिस मनी, आई नीड द मनी, आई नीड द वर्क। बड़े से बड़ा आदमी आज काम कर रहा है, किसके पास पैसा कम है आप बताइए? लेकिन सब आज लगे पड़े हैं ना, because we all love our work and would like to keep doing it, and we don't want to hang our boots. We don't want to. We love working. We love playing different characters, living different characters. That is our passion. क्या फ्रॉड्स आपके साथ में हुए हैं कास्टिंग को लेके? अगर कास्टिंग के वक्त की मैं बात कहूँ, स्टार्टिंग के दिनों में, ये तो आपने बता दिया आज के वक्त में, उस वक्त की मैं बात कहूँ जब आप शुरुआत कर रहे थे कि हम तुमको हीरोइन बना देंगे या हम तुमको हीरो बना देंगे, इस तरह के लोग बहुत मिलते हैं इंडस्ट्री के अंदर। मैंने बहुत सारे लोगों के मैंने इंटरव्यूज़ करे हुए हैं, उन्होंने मुझे अलग अलग किस्से बताए हुए इंडस्ट्री के अंदर के कि भाई ऐसा होता है, हम तुम्हें ये कर देंगे, तुम हमारे लिए ये करो या वैसे करो। कभी आपको कभी इस तरह की सिचुएशंस कभी फील करनी पड़ी है? मैं बड़ी फॉर्चुनेट रही, मैं बहुत लकी रही कि मुझे सही लोग मिलते गए और मैं काम करती चली गई। और क्या बोलते हैं, सो इसीलिए मैं ये नहीं कहूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा कि तब तो हमारे पास कास्टिंग डायरेक्टर्स होते ही नहीं थे, है ना, बहुत कम होते। कोई फॉरेन फिल्म का होगा तो कास्टिंग डायरेक्टर, उमा टक्कूना जी हुआ करती थी जो कास्टिंग करती थी, या डॉली ठाकुर होती थी जो कास्टिंग करती थी। तो दे वर ऑल वंडरफुल पीपल, दे न्यू देयर जॉब। हम प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा बहुत सारे ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स आए और मेरे पास ऐसी बहुत सारी बातें आई हैं। बहुत सारे मेरे दिल्ली के लोगों ने, कुछ यंगस्टर्स ने मुझे फ़ोन किया या DM किया, या लोगों से बातचीत सुनने को मिली कि आप हमें इतना पैसा दोगे तो हम आपकी कास्टिंग कराएंगे। तो मुझे लगा हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर्स तो अपना 10% या 15% कट रखते हैं ना, तो वो तो जो तुम्हें काम मिलेगा, जो एजेंसी कट होता है, वो तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ देयर फीस, वो तो वो लेंगे। कहते नहीं मैम, आप समझ नहीं पा रहे हो, वो कह रहे हैं कि पहले हमें 1 लाख रुपए दो, तो हम अपनी लिस्ट में आपका नाम चढ़ाएंगे कि हम आपकी कास्टिंग करेंगे। टू एनरोल इन आवर कंपनी यू हैव टू पे 1 लाख रुपीज़। मैंने बोला एनरोल, आप भी, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम काम करने के लिए वो कर रहे हो, तुम क्यों एनरोल करने के लिए अपने आप 1 लाख रुपए दोगे? ये सारी चीज़ें फ्रॉड है। इन्होंने अपने लिस्ट में नाम लगा लेना है,
अगर महीने में उनको 5 लोग भी मिल गए ऐसे बेवकूफ़ जो 5 लाख रुपए उनको देने के लिए 1-1 लाख, तो उनके महीने का खर्चा चल गया, उनके ऑफिस का खर्चा चल गया, उनको कास्टिंग में कहीं आगे नाम ही नहीं पहुंचाएंगे तुम्हारा। करेक्ट है। जो बंदा तुम्हें ये कहता है कि मैं आपको प्रोजेक्ट दिलाऊंगा या दिलाऊंगी, आपके रेम्यूनरेशन से मुझे 10 या 15% मेरी फीस चाहिए, अगर आप देने के लिए तैयार हैं तो इज़ दैट ओके? उन लोगों के साथ आप काम करिए क्योंकि वो अपना काम करें। दैट इज़ हाउ इट इज़, चाहे वो यहाँ हो चाहे अब्रॉड हो। कभी कभी कास्टिंग डायरेक्टर्स को कंपनी की तरफ से रखा जाता है, कभी ऐसे फ्रीलांस कास्टिंग वाले होते हैं, वो सही है। लेकिन कोई भी अगर आपको कहे कि मैं आपसे इस डायरेक्टर से मिलवाऊंगा, इसके लिए आप मुझे 10,000 रुपये दो, मैं आपको इस एक्टर से मिलवाऊंगा, इसके लिए आपको मुझे इतने पैसे दो, या मैं आपकी यहाँ पर कास्टिंग करा दूंगा, आपको मुझे इतने पैसे दो, कृपया उनसे मीलों मील दूर रहें। वो आपकी ज़िंदगी का कुछ नहीं कर सकते, वो आपको कहीं काम नहीं दिला सकते, वो आपको काम दिलाएंगे भी नहीं, वो अपने घर का किराया भर रहे हैं। जैसे जी कास्टिंग काउच जैसी अगर चीज़ों की अगर हम बात करें तो काफ़ी एक प्रथा सी चली आ रही है इंडस्ट्री के अंदर में। लोगों का ऐसा मानना है कि भाई आप हमारे साथ में ऐसा करो तो हम आपको ये एक रोल देंगे, आप हमारे साथ में वैसा करो तो हम आपको ये कैरेक्टर में आपको बैठाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? कभी आपके किसी पहचान वाले को या आपके किसी कांटेक्ट वाले को कभी इन सारी चीज़ों का भी सामना करना पड़ा हो, या ऐसी सिचुएशन कभी आपके करियर में फेस की हो? मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरे साथ मेरी पहली प्रोड्यूसर एकता जी थी, उसके बाद मेरे प्रोड्यूसर अनुपम जी थे, फिर मेरे प्रोड्यूसर सचिन जी थे, संजीव भट्टाचार्य जी थे। सो इस तरह के लोग मेरे प्रोड्यूसर्स रहे, तो तो उन्होंने तो मुझे तो बच्चे की तरह रखा है ना। सचिन जी को तो मैं आज तक भी अपना अभिभावक मानती हूँ कि मुंबई में आकर अगर किसी ने मेरी देखभाल की है, मैं बीमार थी तो मेरे घर में डॉक्टर भेजा है, मेरे घर में लंच भेजा है, दवाई भेजी है, तो वो सचिन जी हैं। दे हैव बीन सो लविंग टुवर्ड्स मी। सो मुझे तो ऐसे लोग मिले हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जब मैं मुंबई आई थी तब कास्टिंग काउच का बहुत चलन था, ऐसा सुनने में आता था। आपने सुना, आपको डर लगता था वो सारी चीज़ें सुन के? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तभी तो जब मैं बहुत सारे लोग फिल्मों के लोगों से मिलने लगी तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये डर बैठने लगा, क्योंकि जब वो लोग मीटिंग्स के लिए बुलाते तो ऐसे अजीब टाइम पे बुलाते थे ना, रात को 8 बजे आइए, और मैं दिल्ली की हूँ जहाँ 7:30 बजे हमको इंस्ट्रक्शंस थे कि घर वापस आना है, लाइट जलने से पहले घर वापस आ जाना है, ऐसे हमारे माँ बाप के इंस्ट्रक्शंस थे। तब मुंबई का चलन इतना मालूम नहीं था कि 8 बजे के बाद ये शहर जागता है ना। तब तो ऐसा था कि पूरी रात चलता था सब कुछ। तो 8 o'clock को ही बुलाता था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो मैं बहुत घबरा जाती थी। कोई कहते थे अच्छा 10:30 बजे आ जाइए, तो मैं अपनी टीम के साथ होऊंगा तो आप आकर मिल जाइए। मैं 10:30 बजे कौन जाता है यार मिलने के लिए। तो जब ऐसी मीटिंग्स के लिए फ़ोन आने लगे तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे याद है कि मैं एक बार एक प्रोड्यूसर के ऑफिस में गई थी, उन्होंने बुलाया, उनसे मुझसे बहुत सारी बातें की। थोड़ी देर में 7 लोग आ गए। 7 people came and sat in the room. They kept looking at me, and उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी फिल्म में आपको पैरेलल हीरोइन का रोल दूंगा, और कल सुबह आकर आप साइन कर लीजिए। और वहाँ पे एक जेंटलमैन मुझे कहा कि मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैंने बोला नहीं, आप कहाँ जा रही हैं? जी मैं तो अंधेरी ईस्ट में रहती हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैं उनके साथ गई और उन्होंने रास्ते में मुझे अजीब अजीब बातें की कि क्या बोलते हैं कि आप कल साइन करने जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, तो कभी कभी पार्टीज़ में जाना होगा तो आप चलेंगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ सेफ़ है, लेकिन आप पार्टीज़ में चलेंगी। तो मैंने बोला आप मुझे यहीं पर उतार दीजिए। तो कहते क्या, क्यों? मैंने कहा नहीं आप मुझे यहीं पे उतार दीजिए, मैं यहाँ से ऑटो लेकर अपने घर चली जाऊँगी। तो क्या बोलते हैं, कहते नहीं मैं आपको घर ड्रॉप करूँगी। मैंने कहा देखिए आपकी बातों से मुझे घबराहट हो रही है, आई एम नॉट फील कम्फर्टेबल, क्योंकि मुझे बचपन से मेरी माँ ने बताया था कि कहीं भी आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मुँह पर बोल दो, क्योंकि कल ये कन्फ्यूजन न रहे कि आपने तो कुछ कहा ही नहीं था, हमें तो समझ ही नहीं आया। सो यू मस्ट, व्हेन यू आर अनकंफर्टेबल यू मस्ट टेल पीपल दैट यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल। करेक्ट है, ठीक है। फिर उस आदमी की जिम्मेदारी है कि हाउ टू बिहेव आफ्टर दैट। इफ ही स्टिल बिहेव्स लाइक अ मोरॉन, देन यू आर एवरी राइट टू स्लैप हिम एंड गेट आउट ऑफ दैट प्लेस। तो मैंने जब उनको कहा कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, आपकी बातों से मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, तो वो अपनी हद में आ गए। उन्होंने चुपचाप मुझे मेरे घर पे ड्रॉप किया और वो चल दिए। फिर अगले दिन मैं कभी साइन नहीं करने गई उनके ऑफिस में। अदरवाइज पैरेलल हीरोइन का तो रोल मिला था कि नहीं मिला था मुझे पता नहीं। वो प्रोजेक्ट बना फिर? नहीं, वो प्रोजेक्ट बना, डेफिनेटली बना, और वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। लेकिन जो मुझे छोड़ने गए थे वो कोई और थे, नॉट द बिग प्रोड्यूसर, क्योंकि वो तो वहीं पर आए हुए थे। उस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं, मैं नहीं थी, क्योंकि मैं साइन ही नहीं करने गई। आई गॉट सो स्कैर्ड, आई गॉट सो अनकंफर्टेबल। वो माहौल देखकर, उनकी बातें सुनकर मैं इतना डर गई कि मैं अगले दिन साइन ही नहीं करने गई,
क्योंकि मैंने कहा कि अगर मैंने ये साइन किया तो वो सारी बातें जो वो कह रहे थे वो होना लाजमी है, क्योंकि दैट इज़ हाउ इट वर्क्स इन देयर कंपनी। और किरण जी का क्या रिएक्शन होता है जब ये सारी बातें उनको बताई हों, क्योंकि वो भी एक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं क्रिएटिव फील्ड का उनको पूरी नॉलेज है, पूरा आइडिया है। तो जब ये बात हुई थी तो हमने काफ़ी देर बैठकर, क्योंकि जब मैं घर पहुंची तो मैं काफ़ी हिली हुई थी, और जब मैं पहुंची और उनसे बहुत सारी डिस्कशन की तो उन्होंने पूरी तरह से मुझ पे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम इस चीज़ को टैकल कर सकती हो तो करो, अगर नहीं कर सकती हो तो डोंट इवन गो दैट वे, बिकॉज देन इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ अस। ऑफ कोर्स। तो इससे अगर तुम ये टैकल करके आगे बढ़ सकती हो, क्योंकि ऐसे नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस दुनिया में आएंगे ही, ये नहीं तो कोई और चैलेंज आएगा, किसी और तरह का चैलेंज आएगा, कोई मीठी मीठी बातों से, कोई सीधा बात करेगा, कोई घुमा फिरा के बात करेगा, तो ये चैलेंजेस को क्या तुम टैकल कर सकती हो? आई सेड नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं तो बहुत फोर्थराइट इंसान हूँ, आपको पता है, जो दिल में होता है मैं बोलती हूँ। तो इस के फिर रहने दो, बिकॉज अगर आगे ये बात बढ़ी, अगर तुम टैकल नहीं कर पाई तो फिर हम दोनों के लिए ज़िंदगी में डिफ़िकल्टी हो जाएगी और हम दोनों ही अपने आप को फेस नहीं कर पाएंगे। इट्स बेटर दैट यू डोंट गो दैट वे। सो फिर, और मेरा तो मन बन ही चुका था, आई जस्ट वॉन्टेड टू, साउंडिंग बोर्ड मुझे एक चाहिए था। तो मैंने जब जाकर कहा कि मैं कहीं गलत तो नहीं जा रही हूँ, कहीं मैं हाथ से एक बहुत बड़े मौके को फिसलने तो नहीं दे रही हूँ, मुंबई में हम काम करने आए हैं, इतना बड़ा मौका मिल रहा है, तो एक लालच भी होता है कि करके देख लेते हैं, शायद मैनेज कर पाएँ। कि शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, मैं ओवर थिंक कर रही हूँ क्या भाई, मैं वहाँ जब बात आएगी आई क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई कम टू इट। बट आप ब्रिज नहीं क्रॉस कर पाते, शायद आप उस वक्त ना कर पाओ, आप डर जाओ, आपने सपोज प्रोजेक्ट में चले गए आप, और फिर वो कहेंगे हमारा इतना पैसा लग चुका है भाई, आप तो ना हम आपको जाने देंगे, आपको ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा, तो फिर आप फंस जाओगे। और मैं इतनी दिलेर नहीं हूँ कि मैं उस वक्त सबको मारपीट के बाहर निकल आऊँ। सो देन वी डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर इट एंड आई डिड नॉट गो एंड साइन द प्रोजेक्ट। आई डिसाइडेड दैट आई विल डू समथिंग विच आई वुड लाइक टू डू। ये मेरा प्रोफेशन है, मैं एक्टिंग करूँगी, लेकिन ऐसी जगह पर करूँगी जहाँ मैं सेफ फील करूँ, जहाँ मुझे सुबह उठकर शूटिंग पे जाने में डर ना लगे कि आज मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, जैसे होता है कि लोग कहते हैं कि आप ऐसे जगह पे, आपका घर ऐसा हो कि आपको कहीं जाने में डर ना लगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ऐसे कितनी सारी औरतें हैं, कितनी सारी फीमेल्स हैं, वो स्केर्ड टू गो होम बिकॉज इट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस देयर, और हॉरिबल मदर इन लॉ इन सिटिंग और समबडी इज सिटिंग के, है ना। तो यू मस्ट गो टू अ प्लेस, फील सेफ, उसके बाद फिर ज़िंदगी को टैकल करना अलग बात है। उसके बाद तो ज़िंदगी में परेशानियाँ किसी के भी कम नहीं आई हैं, मैंने देखा है। हम जिसको सुखी भी समझते हैं, ज़्यादा करीब से जाकर देखते हैं तो उसकी ज़िंदगी में हज़ारों प्रॉब्लम है, वो सब अलग है, बट यू मस्ट फील सेफ। क्या एडवाइस किरण जी की आपको लेकर होती है, क्या देते हैं वो एडवाइस आपको? ये मेरे ख्याल से ही इज़ वेरी वेरी। क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त जब ये सारी चीज़ें हो रही थी? आई वॉज 24। मतलब आप मुंबई आए हो उस वक्त? हाँ, बिल्कुल, वो पहले महीने की बात है। वो जो पूरा जुलाई आपने मुझे कहा, वो पूरे जुलाई की बात है, क्योंकि 8 अगस्त से तो मैंने ये कहा गया हम की शूटिंग शुरू। तो आपके सेंसेस बड़े स्ट्रांग है भाई, मैं तो ये बोलूँगा। मुझे लोग बोलते हैं मैं बहुत वर्ल्डली वाइज कम हूँ। मेरे सब फ्रेंड्स, किरण जी भी यही कहते हैं कि मैं स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बहुत फेथ के साथ जाती हूँ। और मेरे सब दोस्तों में मेरी बड़ी हंसी, अच्छा तुम तो रहने ही दो, उनका तो फेवरेट वर्ड है तुम तो रहने ही दो। अच्छा जयती ने ऐसे, अच्छा वो तो अंडरस्टूड सी बात है, वो तो ऐसा ही करेगी। तो ये आई स्टिल एम वेरी इनोसेंट एंड आई स्टिल गो विथ कंप्लीट फेथ वेरेवर आई गो। लेकिन मैं ना बहुत वाइब पढ़ पाती हूँ, एक वाइब जिसकी बात हम करते हैं ना, मैं बहुत अच्छे से पढ़ पाती हूँ। और मेरे ना अंदर से ऐसे कुलबुलाहट और अजीब सी चीज़ शुरू हो जाती है, और जैसे ही वो शुरू हो जाती है तो मेरे वो एंटीना खड़े हो जाते हैं और मैं कहती हूँ दिस इज़ नॉट अ प्लेस फॉर मी, दिस इज़ नॉट अ प्लेस फॉर मी, आई वुड नॉट लाइक टू बी हियर, आई वुड नॉट लाइक टू बी हियर। एंड कभी कभी अगर मैंने अपने सेंसेस, अपने जो मेरी सिक्स सेंस है, इंट्यूशन के अगेंस्ट जाकर मैंने कोई काम किया है, मैं हमेशा भुगती हूँ, हमेशा मुझे भुगतना ही पड़ा। टैकल मैंने कर लिया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह की मेरी पर्सनालिटी, जिस तरह से मैं बात करती हूँ, जिस तरह मैं सिर्फ अपने काम में इंटरेस्टेड रहती हूँ, और बहुत वक्त के बाद मेरी किसी के साथ दोस्ती होती है या मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में एंटर करने देती हूँ, उसके चलते मैं काफ़ी बार बच जाती हूँ। लेकिन उस वहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत हार्ट बर्न हुआ है मेरा। मैं जैसे कि मैंने कहा कि क्योंकि मैं ऐसे घर में बड़ी हुई जहाँ पर लड़के और लड़की के बीच में कभी कोई डिफरेंस नहीं रखा गया। मैं बंगाली परिवार से हूँ, चैटर्जी परिवार से, तो बंगाली परिवार में अक्सर लड़के लड़कियों में कोई डिफरेंस रखा नहीं जाता है। दे आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़।
तो मेरे घर में तो बिल्कुल वैसा था, जैसे मुझे डांस में दिया गया, मेरे भाई को स्पोर्ट्स में दिया गया, उसकी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। तो क्या बोलते हैं, वो गाने में भी इंटरेस्टेड था, वो गाना भी बहुत अच्छा गाते थे, मेरे भाई गाते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, उनको पूछा भी गया कि तुम सीखना चाहोगे, तो बोला नहीं 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 नहीं, लड़कियाँ गाती हैं, मैं गाना अच्छा गाता हूँ, मैं तो स्पोर्ट्स में जाऊँगा। तो लेकिन मैं बहुत बिल्कुल ख़राब गाना गाती हूँ। तो मैं घर में दादा के दोस्त आते थे, सब मुझे बहुत अच्छे से, मैं कोएड स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। तो मेरे दिमाग में ना लड़के और लड़की का डिफरेंस या फिर कुछ अलग है या कुछ मुझे अलग ही फाइट मारनी है, ये सब मेरी ज़िंदगी में कभी रहा ही नहीं। इट वॉज ऑलवेज ऑन एन इक्वल प्लेटफॉर्म विद एवरीबडी फ्रॉम द अदर सेक्स, यस, शुरू से। क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैं कोएड स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, तो हम तो सब स्टूडेंट्स थे, सब घर में मेरे भाई को और मुझे सेम अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। डांस क्लास में तो आप जानती हैं, थिएटर में भी वही है, एवरीबडी इज ऑन एन इक्वल प्लेटफॉर्म। तो मेरा डिस्कम्फर्ट विद मेन कभी भी नहीं था, या बॉयज़ कभी भी नहीं था। आई वॉज वेरी फ्रेंडली विद देम, आई वॉज लाइक अ बॉय, आई वॉज लाइक अ टॉम बॉय। मुझे बमन दादा हमेशा बोलते थे, मैंने बमन ईरानी के साथ एक प्ले में काम किया है जिसका नाम है महात्मा वर्सेस गांधी, तो वो मुझे कहते थे कि यू आर लाइक अ टॉम बॉय, यू लाइक अ ब्रो, ऐसे वाला है मेरे साथ। तो जब मैंने किरण जी के साथ ये इस प्ले में काम करना शुरू किया, आई थिंक प्ले खत्म होते होते ही रियलाइज दैट ही रियली लाइक्स मी। तो उन्होंने ये स्टाइल अपनाया कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। और रात को हमारे 9 साढ़े 9 बज जाते थे, मेरी माँ ने मेरे लिए एक ऑटो वाला लगवा के रखा था जो आए दिन आता नहीं था। तो क्या बोलते, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, घर ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा घर उसी रास्ते से है। तो मुझे लगा अच्छा उसी रास्ते, तो ठीक है, अब तो हम तो हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं था। तो वो क्या तो बाद में पता चला कि मैं करोल बाग में रहती थी और वो यूनिवर्सिटी की तरफ रहते थे, नॉर्थ दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ। तो थोड़ा वाया जा सकते हैं आप, लेकिन काफ़ी वाया है ये। सही बात है। तो एक रास्ता ऐसा जाता है, एक पॉइंट पर आके एक रास्ता ऐसा जाता है और एक रास्ता ऐसा जाता है। तो अगर उनको इधर जाना था तो वो उनको इधर से इधर जाना था, क्योंकि मैं तो इधर रहती थी, वो ये रास्ता आराम से ले सकते थे, बट ही वुड ड्रॉप मी एवरी डे। देन माई मदर सेड कि कौन आता है तुमको ड्रॉप करने के लिए? तो मैंने कहा कि किकी आते हैं मुझे ड्रॉप करने के लिए। तो इसे बेटा उनको घर बुलाओ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि घर के बाहर तुमको कोई गाड़ी में ड्रॉप करके आता है, आसपास के लोग देखते हैं रोज़ एक गाड़ी तुम्हें ड्रॉप करने आती है, अच्छी बात नहीं है। उनको बोलो घर आए, चाय पिए, कॉफ़ी पिए और बातचीत, मतलब उनको लगना चाहिए कि मुझे पता है वो इस कमिंग, कि मतलब बाहर ही के बाहर आके ना जाए। तो मैंने किरण जी को कहा, तो वो घर आए और आते ही हमारे घर में फ़िश बनी थी, उन्होंने आते ही फ़िश खा ली, फ़िश एंड राइस, और ऐसे खाई जैसे कोई बंगाली खाता हो, सारे कांटे वाटे निकाल के विद डिटेलिंग। उसके बाद से उनका घर में आना जाना शुरू हुआ। नहीं, तो आपका दिल कब उनके ऊपर आया? मेरा दिल नहीं, मेरा अभी तक नहीं आया? नहीं, क्योंकि मैं तो दोस्ती समझे जा रही थी। फिर उन्होंने मुझे एक बार गाड़ी में घर ड्रॉप करते हुए उन्होंने कहा कि आई थिंक आई लव यू। तो मैंने कहा कि आई लाइक यू, लव का मुझे पता नहीं, ठीक है। तो बात वहाँ पर आई गई हो गई। फिर कुछ दिनों बाद पता चला, मेरी माँ एक दिन ना ऐसे घबराई से मैं घर वापस आई अपनी क्लास से, डांस क्लास से, तो बड़ी अजीब से आप बिहेव कर रही हैं। तो मैंने बोला क्या हुआ? कहते आज किकी आए थे घर पे। तो मैंने बोला क्या हुआ? कहते उन्होंने कहा वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। मतलब हाथ मांगने आ गए थे उसी जगह? हाँ। तो मेरी मम्मा ने कहा कि देखिए, मैं पंजाबी बंगाली में कोई डिफरेंस नहीं मानती, लेकिन मुझे लगता है कि जयती को अभी ग्रेजुएशन करना है। वो बात को टाल रही थी कि ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रेजुएशन मिनिमम है हमारे बंगाली फैमिलीज़ में, उसके बाद वो उसका डिसीजन है वो क्या करना चाहती है। ठीक है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने, और मुझे नहीं लगता मेरी माँ ने भी ये भी पूछा कि आपने जयती से पूछा, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। एंड दैट्स व्हेन इट स्ट्रक मी कि अच्छा, ये तो शादी की बात करने चले आए, ये क्या बात हुई? तो मैंने कहा तुम मम्मी से माँ से बात करने चले गए? कहते क्योंकि तुम्हें तो कहा, तुम तो समझ ही नहीं रही थी। तो दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग हिम सीरियसली एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ हिम रोमांटिकली। तो फिर ये, क्योंकि वो तो मुझे रोज़ ही ड्रॉप करने आ रहे थे, प्ले ख़त्म हो गया तो भी मुझे घर ड्रॉप करने आ रहे थे। नहीं मैं तो वही इसी एरिया में हूँ, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो दैट बिकेम, तो वो रोज़ ही जब ड्रॉप करने आ रहे थे, घर पे भी, अपने घर पे भी बात कर ली थी, तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट। और फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई नहीं मानेगा ना तो हम लोग ना भाग के शादी कर लेंगे। मैं इस बात से इतनी किक्ड थी, मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेड मी फॉल इन लव विद हिम कि हम तो भाग के शादी करेंगे, कितना मज़ा आएगा। फिल्में देखी हैं, स्टोरीज पढ़ी हैं कि सब दुनिया से बगावत करके शादी करने का जो मज़ा है
वो ऐसे कहाँ है जब सब लोग मान जाए। अब मुझे बताइए, एट दैट एज व्हेन आई वाज 19, आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 19 एंड हाफ, तो 18-19 साल में ये तो बहुत ही कमाल का जज्बा है ना, जो कभी किसी के अगेंस्ट नहीं गए, हर माँ बाप की हर बात मानी है, उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। इस बात पे सब लोग अगेंस्ट चले जाएंगे तो हम लोग भाग के शादी करेंगे। तो मुझे इस बात से बड़ी एक्साइटमेंट हुई, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था जहाँ पर हमारे दोनों फैमिलीज़ के बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई थी। अनबन तो मैं नहीं कहूँगी कि कब करेंगे, क्या करेंगे, किस चीज़ कैसे करेंगे, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा किरण के घर से थोड़ा सा रश कर रहे थे और मेरे घर से थोड़ा सा पुल बैक कर रहे थे, क्योंकि आप सिर्फ 19 साल की थी। क्योंकि मैं 19 साल की थी, मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो मेरी माँ कह रही थी कि इतना तो हो जाए, और वो कह रहे थे कि नहीं हमारा बेटा तो अब इतने साल का हो गया, 28 साल का हो गया, इसकी तो अब शादी तो हम जल्दी कर देते हैं। तो इस बात को लेकर थोड़ा सा वो हो गया। तो किरण बोला हम लोग तो हम भाग की शादी प्लान भी हमारे पास में। तो मैं बड़ी एक्साइटेड, एक दिन तो ऐसा हुआ भी था, बड़े सज धज के हम लोग निकले भी घर से कि बोला आज हम शादी करने जा रहे हैं। तो मैं तो पलट के अपने माँ बाप को ऐसे फिल्मी तौर पर देखा भी कि अब हम इस घर में वापस नहीं आएंगे, पता नहीं कब वापस आएंगे, क्योंकि इतना मुझे पता था कि मेरे घर में शायद एक्सेप्ट ना करें, किरण के घर में तो एक्सेप्ट कर लेंगे, बिकॉज दे वर एनीवे इंटरेस्टेड इन गेटिंग अस मैरिड। तो वो अगर मुझे घर पे ले गया तो मुझे घर पे तो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन किरण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मिठाई का डब्बा भी लिया, मुझे उल्लू बनाया, घर पे लेकर भी गया, अपने घर पे लेकर गया। एंड देन ही टोल्ड के ऐसे ऐसे करके आए हैं। मुझे डांट भी पड़ी उनके पेरेंट्स से कि ऐसा कैसे, वापस घर मुझे भेजा गया। तो मैं बड़ी मायूस होकर घर गई कि मेरी तो नहीं हुई ऐसी शादी। उसके बाद सब लोग मान गए, हिज पेरेंट्स टॉक टू माई पेरेंट्स एंड देन एवरीथिंग वाज सेटल्ड। तो आधा मेरा इंटरेस्ट शादी में एक्चुअली कम हो गया कि अब तो भाग के शादी करनी नहीं, अब करेंगे क्या, अभी क्या, तो सब मान गए। एक सवाल पूछूं, थोड़ा सा पर्सनल है। हाँ जी। अगर कंफर्टेबल हो तो जवाब देना, अदरवाइज हम स्किप कर देंगे। फैमिली को बढ़ाने का मतलब बच्चे ना करने का, ये किसका मतलब आइडिया था? कि आप नहीं चाहते थे, किरण नहीं चाहते थे, या ये आप दोनों का एक आइडिया था? मेरे ख्याल से क्योंकि यू आर वेरी लविंग पर्सन ना, I आप am. सबसे मतलब बेटा आपने ये किया, आपने ये खाया, हाँ। मतलब आपके अंदर वो चीज़ जो है ना, एक ममता कह सकते हैं जिसको, कि मतलब आप हर इंसान को उस प्यार से, एक तहजीब से आप वो पूछते हैं कि बेटा तुमने खाना खाया। और जितना मैंने भी आपको देखा है, आप हंसोगे नहीं मेरे बिल्कुल जवाब नहीं पे? हंसूंगा मैं। और ये बिल्कुल पर्सनल सवाल है, और नहीं, मैं इसका अगर आप जवाब चाहें दूंगी, तो बिल्कुल जवाब दीजिए, दूंगी। नहीं चाहेंगे तो हम इसको अवॉइड कर नहीं, देंगे, ignore कर एब्सोल्युटली देंगे। नॉट। मेरे जवाब पे बस हंसना मत, कि एक यूथ का एक स्टुपिडिटी होती है। वो ये होता है कि बहुत आइडियलिस्टिक होते हैं, और मैं बहुत आइडियलिस्टिक थी। मैंने बचपन से जो समझ में आया मुझे वो ये था कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसका पॉपुलेशन। बहुत मतलब रियली हम लोग अपने पॉपुलेशन को, अपने मैन पावर को या विमेन पावर को, पॉपुलेशन पावर को हम अपना स्ट्रेंथ नहीं बना पाए। वो हम जिंदगी हमारे देश में बहुत तरक्की हो सकती थी, हो सकती है, अगर हमारी संख्या थोड़ी कम होती तो। मैंने बचपन से सुना है कि पहले जब हम बड़े हो रहे थे कि चाइना में बहुत पॉपुलेशन है, उसके बाद हमारी है। अब तो खैर हम उनको भी सर पास कर गए हैं, ठीक है। तो ये मैंने सोचा था कि क्या बोलते हैं कि इतनी तकलीफ़ें हैं हर जगह, इतने लोग हैं, लोगों की नौकरियां नहीं मिल रही, लोगों को स्कूल में नहीं मिल रहा, लोगों को ये नहीं मिल रहा, लोगों को वो नहीं मिल रहा। इट इज़ बिकॉज देयर आर टू मेनी पीपल। सो मुझे लगा था कि मैं एज अ वुमन, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई विल डू दिस, दैट आई विल नॉट हैव एनी चिल्ड्रन। It is my contribution to the country that I will not add to the population. तो अब ये उस वक्त की स्टुपिडिटी समझिए, उस वक्त की अंडरस्टैंडिंग समझिए। लेकिन आज की डेट में अगर मैं इस बात को सोचती हूँ तो मैं अपने आप को थैंक करती हूँ कि आई डिसाइडेड नॉट टू हैव एनी चिल्ड्रन। बिकॉज जिस दो कारण से हम बच्चे पैदा करते हैं वो दो कोई कारण ही नहीं है। एक है, यस, हम इस दुनिया में मैन और वुमन जो क्रिएट किया गया है वो प्रोक्रिएट करने के लिए किया गया है, वही हमारा बेसिक है। हमने जो उसके बाद आर्ट्स को चुना है, साइंस को चुना है, टेक्नोलॉजी को चुना है, वो पढ़ाई लिखाई की है, दिमाग से आगे बढ़े हैं, वो सब अलग। हमारा बेसिक धर्म है आदमी और औरत का पास आने का कि और बच्चे हों, ठीक है, पैदा हो, नस्ल बढ़े, ठीक है। ये बेसिक्स है हमारे एडम एंड ईव के इस दुनिया में जन्म लेने का, प्रोक्रिएट करना, ठीक है। लेकिन उसके ये तब का था, लेकिन उसके बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। इसके अलावा भी हम बहुत कुछ ज़िंदगी में कर सकते हैं। आगे जाकर तो ऐसे भी दिन आने वाले हैं जो हमने कल की फिल्म में भी देख लिया, दैट यू डोंट नीड अ मैन और अ वुमन टू डू दिस। वो तो आज भी है, दैट यू डू नॉट नीड ईच अदर
टू बी विद ईच अदर, टू हैव अ चाइल्ड. आजकल लड़के अडॉप्ट कर रहे हैं, लड़कियां आर हैविंग चिल्ड्रन फ्रॉम IVF एंड एवरीथिंग, वीमेन हु डोंट वांट टू हैव अ पार्टनर, एक फ्रीजिंग वगैरह सब कर रहे हैं. तो हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं व्हेन यू डोंट नीड ईच अदर. ठीक है, लेकिन वो अंदर के बेसिक इंस्टिंक्ट्स का क्या होगा? वो तो है ही है, ममता तो है ही है. मैं एज अ वुमन मेरे अंदर ममता ना हो ऐसा तो नहीं है. मैंने अपने बच्चे को अपने गर्भ में नहीं धरा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बाकी जो चीज़ें हैं एज अ वुमन वो मर चुकी हैं. दैट लव फॉर अनदर ह्यूमन बीइंग, एक केयर करने का, एक नर्चरिंग का जो हमें ऊपर वाले से मिला है कि मैन विल बी द जो प्रोटेक्टर होगा और विमेन जो होगी वो नर्चरर होगी. आज हम ये ब्लर हो गए हैं, ये जो लाइंस है ब्लर हो रही हैं, ब्लर हो गई हैं, लेकिन बेसिक इंस्टिंक्ट हमारी वही है. तो नर्चरिंग को मैं कहाँ लेकर जाऊँ? वो तो मेरे अंदर है, मैंने अपने बच्चे नहीं पैदा किए हैं, लेकिन मैं अपने नर्चरिंग इंस्टिंक्ट को कहाँ लेकर जाऊँ? तो इसीलिए वो मेरे अंदर से आता ही है दैट आई रियली लव टू टेक केयर ऑफ पीपल. आई लव टू टेक केयर ऑफ पीपल हु ऑल्सो लव मी इन रिटर्न. जो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते, मैं उनकी परवाह नहीं करती. एक इनहेरेंटली है मेरे अंदर देखभाल करना, मैं मदद करना चाहती हूँ, मैं देखभाल करना चाहती हूँ. तो वो इंस्टिंक्ट मेरी कहाँ जाएगी? तो आप कह रहे थे कि ये आप दोनों का डिसीजन है कि नहीं. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये ऐसा था कि हम दोनों का डिसीजन था, लेकिन बाद में ऐसा एक टाइम आया व्हेन किरण जी वांटेड टू हैव अ चाइल्ड, बट मैं तो लेकिन आई डिड नॉट वांट टू हैव अ चाइल्ड. तो इसीलिए वहाँ पे जाकर हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में हल्की सी आई थी, पर लेकिन कुछ समय के लिए आई थी, बिकॉज वो उन्होंने रियलाइज़ किया कि हाँ हमारी तो इसी बात पे अंडरस्टैंडिंग भी थी दैट वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ चाइल्ड. आज अगर मैं ये कह रहा हूँ तो फिर ये थोड़ा रॉन्ग है, क्योंकि ये तो हमारी दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी और वो भी पॉपुलेशन के बारे में बहुत बात करते थे. तो मुझे लगा कि वो भी इसी बात से इत्तेफाक करेंगे. बट जैसे बहुत सारी औरतों में मैंने देखा है, बहुत सारी लड़कियों में मैंने देखा है, जैसे दे डोंट वांट टू हैव अ चाइल्ड, लेकिन जैसे ही वो 35 की होती है उनको लगता है बायोलॉजिकल क्लॉक टिकिंग. आज अगर हमने डिसीजन ले लिया कि हम बच्चा नहीं करेंगे तो आगे हमें मुश्किल होने वाली है. तो आप देखेंगे देयर आर सो मेनी पीपल ऑफ माई जनरेशन हु हैव हैड चिल्ड्रन एट 36, 37, क्योंकि उनको लगा बस निकल जाएगी तो फिर हम उस पर बैठ नहीं पाएंगे, तो कर लेते हैं बच्चा, क्योंकि फिर हमें ये मौका नहीं मिलने वाला है. बट आई स्टूड बाय माई डिसीजन, आई डिड नॉट हैव अ चाइल्ड. दूसरा डिसीजन जो हम लेते हैं अब बच्चा पैदा करने का, वो ये होता है कि देखिए हम कोई ऐसे राजा धीराज कंपनी वहाँ से तो है नहीं कि भाई हमारी नस्ल आगे बढ़ेगी और हमारे नाम कौन आगे बढ़ाएगा, हमारी गद्दी पे कौन बैठेगा. ये तो हम उस दुनिया से तो आते नहीं हैं, हम उस फैमिली को भी नहीं बिलोंग करते. तो हम क्या सोचते हैं कि बच्चे जो है बड़े होकर हमारी देखभाल करेंगे, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे. इन टूडेज टाइम दैट इज़ ओनली मे बी 2% or 5% who are taking care of their children, who are taking care of their parents. Most of them are living away or not interested in taking care of their parents. तो वो रीज़न भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पैदा किया, मैंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, इसीलिए आप मेरी देखभाल करोगे. आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है. इस बात से ही मुझे तकलीफ़ है. हमारी संस्कृति में ऐसा ही है, हमें बचपन से ऐसा सिखाया गया है कि हमें अपने बड़ों की देखभाल करनी है, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो. दादा दादी की भी देखभाल करनी है, मौसा मौसी की भी देखभाल करनी है, चाचा चाची की भी देखभाल करनी है. कौन कर रहा है आप बताइए? तो ये इस एक्सपेक्टेशन से अगर आप बच्चा पैदा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है. आपकी फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं आया? बहुत आया. उनको कैसे कन्विंस किया आपने? मैं बहुत दुखी रहती थी, मैं परेशान भी रहती थी, मतलब मैं बहुत डरती भी सताया थी. उन लोगों ने? सताया नहीं, प्रेशर पूछा, डाला? हर बार पूछा, मिलते ही पूछा. कैसी हो पूछने से पहले ये पूछा कि खुशखबरी कब है, और तब तक पूछते रहे जब तक मुझे शायद मेनोपॉज उनको समझ में आया होगा कि अब तो इसका मेनोपॉज का टाइम हो गया, अब क्या पूछना. दैट इज मे बी अ फ्यू ईयर्स बैक. टिल 40-45 दे केप्ट आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि क्या बोलते हैं, सोचा नहीं कभी, अभी भी सोच लो, सोचा नहीं कभी, अभी भी सोच लो. तो यस आई हैड टू फेस इट एवरी डे मीटिंग माई रिलेटिव्स, चाहे वो मेरी माँ की तरफ से हो, चाहे वो ऐसा नहीं कि ससुराल से सुनने को मिला, माँ की तरफ से भी सुनने को मिला. मेरी मदर मेरे साथ 2022 तक थी और वो यही कहती रह गई टिल दी एंड, तुम्हारा तो कोई बच्चा नहीं है ना, तुम्हारा तो कोई बच्चा नहीं है ना, तुम्हारा तो कोई बच्चा नहीं है ना. ये तुम्हारा कोई बच्चा होता तो आज मैं खेल लेती, मेरा अच्छा टाइम पास होता, मैं देखभाल करती उसकी, तुम्हारा काम थोड़ा ना कम ख़त्म होता तुम्हारा. तो ये मुझे आज लास्ट तक वो कहती रही कि डिड नॉट, शी फेल्ट सॉरी दैट आई डोंट हैव एनी चिल्ड्रन.
but I don't feel sorry for myself at all from any angle, not even for a day, not for a moment I feel that oh I should have had children. मेरे सिर्फ पता है क्या एक आकांक्षा है रही होती है कि ये देखूं कि मेरे और किकी का जो एक मिक्स था वो कैसा दिखेगा या दिखेगी, बस वही एक दिल में वो एक आस एक इच्छा आप कह सकते हैं, बट वो तो आज मैं अगर कंप्यूटर में भी जाकर देखूं तो मुझे देखने को शायद मिल जाएगा, है ना, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट आई डू नॉट फील दैट आई फील सॉरी दैट आई डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, बिकॉज लाइफ में ऐसे बहुत सारे ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस आए कि अगर वो बच्चे होते तो शायद वो तकलीफ़ में रहते, शायद वो तकलीफ़ में रहते हैं, एंड थैंक गॉड आई हैव नॉट लेट देम गो थ्रू that horrible phase of every married life or every day-to-day life or whatever. So I think I'm okay. आप लोग हैं मेरी देखभाल करने के लिए, and I feel that what I can do my best for myself is enroll myself in a fantastic old age home where I'll have people where जो मेरी उम्र के होंगे और and I'll have fun with them. सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स देखती हैं आप जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट? सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बहुत है जो मैं अब धीरे धीरे सीख रही हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो आज की जनरेशन की हूँ, सॉरी आज की जनरेशन की नहीं हूँ, पिछले जनरेशन की हूँ, लेकिन वो सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस रखने का, हाँ, तो मैं सोशल मीडिया को बहुत नेगेटिवली देखती थी, बहुत नेगेटिवली देखती थी, लेकिन जैसे हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, वैसे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। हम अपनी बात को आज अगर किसी चीज़ के बारे में हम कहना चाहते हैं तो अब एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल देते हैं तो वो वायरल हो जाता है, अगर वो वायरल होने लायक है तो ठीक है। तो अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो हम अपने सोशल मीडिया पे डाल के उसको दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। ईजी वे, आपको न्यूज़ चैनल पे नहीं जाना, आप अपने उसमें ही डाल सकते हैं। ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना। आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने वक्तव्य रखना चाहते हैं, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन जो ट्रोलिंग है, क्योंकि बहुत किसी कोई भी कुछ भी बोल जाता है, मतलब मेरे जैसे मेरे अपने इंस्टा पोस्ट पर भी अब क्योंकि हीरा मंडी की वजह से लगातार बहुत सारे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, है ना, लगातार इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, तो मैंने उस दिन पढ़ते पढ़ते सबने कहा आपका ये रोल बहुत अच्छा है, आपका ये, मैं सबको थैंक्स बोलती हूँ, सबको पर्सनली करती हूँ, वक्त है मेरे पास अभी, तो इसलिए मैं सबको देखती भी हूँ, सब कमेंट्स पढ़ती भी हूँ, और मैं एक कमेंट भी करती हूँ, अगर अच्छा लगा या कुछ भी लगा, मज़ेदार भी हुआ, शुक्रिया बोलती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। उसमें किसी का एक आया हुआ था, हीरा मंडी के बाद तो यही हैं जो सबसे ज़्यादा इंटरव्यू दे रही हैं, ठीक है। तो ये पढ़ के मुझे एक बार लगा, मैं सचमुच बहुत ज़्यादा मेरे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं क्या कुछ ज़्यादा ही मुझे क्या सारे पोस्ट नहीं करने चाहिए, क्या लोग पक गए, क्या बोर हो गए क्या। तो मेरे दिमाग में मैंने 5 मिनट उस पर चिंतन मनन किया। जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो इस पर पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं कि मेरे बारे में ऐसा लिख दिया, मेरे बारे में ये लिख दिया, मेरे बारे में वो लिख दिया। तो ये अगर मैं इससे इम्पैक्ट हो सकती हूँ तो सोचिए लोग कितना इम्पैक्ट हो सकते हैं। अगर मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मेरे 93.1 है, 93,100 कुछ मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, मैं भी रोज़ देखती हूँ बड़े क्या बड़े क्या बड़े क्या क्या, क्योंकि जब आपको लोग कह देते हैं ना कि वो जो मैंने कहा कि आपके फॉलोअर्स नहीं है इसीलिए आपकी कास्टिंग नहीं हो रही है, तो कभी कभी ना आप 2 मिनट सोचने के लिए लग जाते हो कि आजकल अगर यही चलन है तो मुझे यही करना चाहिए क्या, मेरे फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे। आपके पास रोज़ उसमें लिख के आता है कि हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपके फॉलोअर्स बढ़ा देंगे। आपका प्रोफाइल देखकर लगता है कि जितने आपके फॉलोअर्स होने चाहिए उतने हैं नहीं, तो हम उसको बूस्टअप कर लेंगे, हम उसको बूस्टअप कर देंगे। मुझे लगता है कि मुझे जो पसंद करते हैं वो मुझे फॉलो करते हैं, और अगर उन्हें लगता है मैं उनको बोर कर रही हूँ, मेरी उनकी ज़िंदगी में मैं कुछ एक्साइटमेंट नहीं ला रही हूँ, तो मुझे अनफॉलो कर देते हैं। तो कम बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी मैं पैसे देकर बूस्टअप कराऊंगी तो मुझे चीटिंग लगेगी। मेरे ख्याल से जो लोग करते भी हैं, बहुत लोग करते हैं, क्योंकि क्या करें, अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपका टैलेंट गया खड्डे में, आपके फॉलोअर्स के हिसाब से आपकी कास्टिंग होगी, तो आपकी रोजी रोटी पे बात आ जाती है। सही बात है कि भाई दुकान तो चलानी है, आपकी रोजी रोटी पे बात आ जाएगी। तो आपको ये लगता है कि अगर मैंने 10,000 रुपये देकर अपने फॉलोअर्स कुछ बढ़ा लिए तो फिर इसमें क्या गलत है, कम से कम मुझे कास्टिंग में, मुझे लिस्ट में लिया तो जाएगा। तो ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है कि आप गलत सोचना शुरू कर देते हैं, आप गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, आप रॉन्ग चीजें सोचने लगते हैं, आप फिर अजीब अजीब फोटोज डालने शुरू कर देते हैं।
चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। आप रिवीलिंग डालना शुरू कर देते हैं, कुछ डांच करना शुरू कर देते हैं, कुछ ये शुरू कर देते हैं, कुछ अजीब बातें करना शुरू कर देते हैं अपने इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, ताकि लोग देखें, आप थोड़े वायरल हो तो आपका वो बन जाए, क्या बोलते हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाए। तो ये तो कोई सही बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसका अलग है। फिर ये जो मैंने कहा कि हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी अलग है। और कोई भी कुछ भी कर रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे बहुत ही, मैंने बोला लैम्बोर्गिनी मुझे दे देता यार, मेरे को तो गाड़ी चलानी नहीं आती। वो हम इस बात का वीडियो बना सकते थे कि जिसको गाड़ी ठीक से नहीं चलानी आती वो भी लैम्बोर्गिनी अच्छे से चला देता है। मैं ऐसा वीडियो बना सकती थी। तुझे उस पर इतना बड़ा वो क्या बोलते हैं, वो भारी सा पत्थर डालकर तोड़ने की क्या जरूरत है? रिमेंबर देयर वाज वन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो कहीं बाहर से है, जिसने ये वीडियो बना दिया था बिकॉज ही डिडंट नो व्हाट टू पुट। सो कि अब हम क्या एक्साइटिंग करने वाले हैं दिन में। तो इस तरह के लोग वीडियोस बना रहे हैं। अब मैं किस हद तक जाऊं टू कैच आई बॉल्स, है ना। सो दैट इज़ अ बिट ऑफ अ थिंकिंग। और जो लोग बिना बेहिसाब कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी कहते हैं रियलिटी को जाने बिना, ये थोड़ा कष्ट हो गया, क्योंकि हर कोई अपने आप को खुदा मानने लगा है। कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि लोग अटेंशन ग्रैब करने के लिए किसी भी तरह की हेडलाइंस लिखते हैं, कुछ भी बनाते हैं, कि मतलब उन तक एक ऑडियंस आए और वो एक क्लिक बेट होता है कि लोग उस वीडियो के ऊपर या उस चीज़ के ऊपर क्लिक करें। किसी खबर को सुनकर आपका दिल बहुत ज़्यादा टूट गया हो? क्या ज़्यादा टूट क्या हो? हाँ, मैं अभी या आपको लगा हो कि यार ये क्या खबर है, ये मतलब व्यूज़ के लिए कुछ भी? हाँ, मतलब ऐसे बहुत सारे आते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक सुना था कि मध्य प्रदेश में कोई लड़का था, एक यंग लड़का, जिसने आपके बारे में? मैंने मेरे बारे में तो नहीं, कोई ऐसे ही एक ऐसा बेकार सा आया था, उसमें मैं ऐसे पढ़ने लग गई थी। तो नहीं, मेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं आया है अभी तक। तो जो रूमर्स होते हैं, जो उनकी खबरें बन जाती हैं, फिर एक अटेंशन ग्रैब करने के लिए न्यूज़ में हेडलाइंस वगैरह बन जाती हैं। हाँ, एक ऐसा आया था जहाँ पर हम शूट पर जा रहे थे और किरण जी मुझे ड्रॉप करने जा रहे थे। तो रास्ते में किसी ने हमसे बदतमीजी की थी, गाड़ी आगे नहीं जाने दे रहे थे। तो थोड़ा सा किरण जी ने हॉर्न बजा के आगे गाड़ी उनसे ले ली और हम आगे चले गए। मैं ससुराल सिमर का मन की शूट करने के लिए जा रही थी। वो और आगे बढ़ गए और उन्होंने गाड़ी आकर रोक दी हमारी, और आकर उन्होंने बहुत लड़ाई झगड़ा किया, ये किया। मैं गाड़ी से बाहर निकली तो उन्होंने कहा अरे ये है वो है। मैंने कहा चलो अभी हम कोई लड़ाई, तो थोड़ा थोड़ा रुक गए मेरा चेहरा देखकर। और फिर हम लोग हमें शूट पे छोड़ दिया, किरण जी चले गए। 1 घंटे बाद कुछ 100 लोग आए वहाँ पर सेट पर कि कहाँ है भाई, कहाँ है? तो मैं बाहर निकल, मुझे बोला कि बाहर मत निकलो। मैंने कहा बाहर क्यों नहीं निकलूँ, हमने कुछ गलत थोड़ी ना किया। तो मैंने बाहर जाकर मैंने कहा क्या हुआ? कहते कहाँ है आपके साथ जो आ रहे थे? मैंने कहा वो तो घर चले गए, यहाँ पे घुसते नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। हमने कहा देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं खुद बोल रही हूँ, उन्होंने बदतमीजी की थी, हमें आगे नहीं जाने दे रहे थे और मुझे पहुँचना था। तो हमने गाड़ी आगे भगाई, तो उन्होंने हाँ और आगे भगाकर हमारी गाड़ी रोकी। हमने फिर रोक भी दी और आकर उन्होंने 6 लोगों को जमा कर दिया। वहाँ पे 100 लोग फिर जमा देखने के लिए हो गए। उसके बाद किसी ने न्यूज़ में ये डाला, कोई मेरा सीन था ससुराल सिमर का जिसमें मेरे हाथ में छुरी है, ठीक है, मेरे हाथ में छुरी है, और उसको बार बार प्रोजेक्ट करके ये कहा कि मारा पीटी की गई है। और क्या बोलते, तो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने किसी को छुरा मार दिया हो। आप मेरे हाथ में छुरी देखोगे और वो कहेंगे कि इन्होंने ऐसा मार दिया, और वो सीन का क्लिप निकाल के वहाँ पे वो बार बार दिखा रहे थे। तो वो मुझे भी दिखाया गया, तो मुझे लगा कि अरे ऐसा लगेगा किसी को देख करके मैंने छुरा मार दिया है। तो अगर जयती भाटिया ने किसी को, माता जी ने किसी को छुरा मार दिया, तो लोग वो देखेंगे ना कि भाई क्या हो गया। सो दैट आई थॉट वाज एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी दिखाने की। आप ऐसा, और एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई न्यूज़ ही नहीं है, सही बात है। दूसरा अगर आप ये न्यूज़ दिखा भी रहे हो तो ये कम से कम ये सीन नहीं देना चाहिए था, कोई और सीन दे देते, या फिर कुछ ऐसे ही दे देते, मेरा चेहरा ही दिखा देते। वहाँ पे फैक्ट्स भी दिखा सकते हो आपके, मतलब कि बात एक्चुअल में हुई क्या है, एक्चुअल में क्या हुई थी। लेकिन उन्होंने तो अपने हिसाब से वो दिखा दिया, और मुझे लगा कि ये किस तरह की स्टोरी है यार। आपने बात की फिर उन लोगों से कि भाई ये क्या चीज़ है? नहीं, मैंने कोई बात नहीं की। मैंने कहा कि मुझे इतना रियलाइज़ हो गया है कि आजकल के सोशल मीडिया पे अगर आप गलत सवाल पे फिर सवाल उठाओ तो उसके और सवाल बनते हैं। ये बात भी सही है ना। बहुत लोग फिर बातें करने शुरू, फिर उसमें, जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत लोगों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहती। फिर उसमें अनजान लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, और फिर एक बड़ा घमासान सा इंस्टाग्राम युद्ध शुरू हो जाएगा, सोशल मीडिया की जंग। हाँ, सोशल मीडिया की जंग जो होती रहती है। तूने एक कहा, मैंने एक कहा, उसने एक कहा, फिर सब लोग उसमें घुस गए। बाद में पता चला बात कुछ भी नहीं थी, सिर्फ उस दिन के लिए थी वो कहानी। लेकिन जयती जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से आपने बताया कि लोग फेमस होने के लिए या
इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए या खुद को ना दिखाने के लिए मतलब कुछ भी पोस्ट करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि आजकल एक्टर्स जो हैं थोड़े से ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो गए हैं? आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो लोग वहाँ पे रेडी खड़े हुए हैं, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो लोग वहाँ पे रेडी खड़े हुए हैं। आप कैसे देखती हैं बतौर एक सीनियर एक्टर, आप एक सीनियर पर्सन है, आप इस बदलाव को कैसे देखती हैं? मेरे लिए सब कुछ बहुत नया, बहुत नया है। आई हैव नॉट बीन एबल टू रैप अराउंड माई हेड अराउंड विद दिस, कि क्या बोलते हैं, ये क्या चलन है कि आप कहीं पे पहुँचे हैं, वहाँ पे पहले ही पहुँचे हुए हैं लोग, है ना। आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। और मुझे लगता है कि मुझे बताया भी गया कि इससे इंगेजमेंट्स बहुत बढ़ती हैं और इससे लोग आपको देखते भी हैं। तो पर मैं किसी को पैसे देकर मुझे वहाँ पर फ़ोटो खींचने के लिए एयरपोर्ट लुक, एक तो मेरा कोई एयरपोर्ट लुक होता नहीं है, फिर वो एयरपोर्ट लुक के लिए और एक अलग सोचूं कि क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, और क्या बोलते हैं, मैं अपनी शूटिंग पे जाकर तैयार होती हूँ, मेरे लिए वही एक एक्साइटमेंट है और विडंबना भी है, क्योंकि उसमें जो वक्त लगता है मुझे लगता है जल्दी तैयार हो, जल्दी सीन करते हैं कि ये सीन कैसे करना है, ये कैसे करते हैं। मैं अभी एयरपोर्ट लुक के लिए तैयार होंगी या फिर कहीं बाहर जाने के लिए। हाँ, मैं ऐसे कोलैब्स करती हूँ, मैं फूड कोलैब्स करती हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है, मुझे नई नई जगह पर रेस्टोरेंट में जाकर आई लव टू टेस्ट न्यू थिंग्स। तो वो कोलैब्स कभी मेरे पास आते तो मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे नए नए रेस्टोरेंट्स में जाकर क्या एक नए क्विजीन ट्राई करने का मौका मिलता है। हाँ, कभी मेरे पास कोई क्या बोलते हैं रिजॉर्ट का या फिर स्टेकेशन का कोई आता है तो वो मैं करती हूँ, क्योंकि हमें जब छुट्टी मिलती है उसके बीच में कभी हम जगह ढूंढते ही हैं, और अगर कोलैब में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो वो मैं ज़रूर कोलैब्स करती हूँ। लेकिन कहीं मैं ये कहूँ कि मैं वहाँ पर पाई जाऊँगी, आप वहाँ पहले से पहुँच जाइए, वो मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। जैसे मैंने कहा कि पैसे देकर फॉलोअर्स बढ़ाना मेरी समझ में नहीं आता, वैसे ही किसी को कह देना कि आप वहाँ पहुँचिए और मैं वहाँ पहुँचूंगी, आप ज़रा फिर मुझे पूछेगा अरे आप यहाँ, अरे मिल गया धप्पा आई स्पाई धप्पा, वो नहीं कर पाती। और फिर एक्ट भी ऐसा करना कि आप यहाँ पे कैसे, वही तो मैंने बोला आई स्पाई धप्पा, वो नहीं हो पाएगा मुझसे पर क्या पता यही चलो, पता चला कल मैं यही करती फिर मैं पाई जाऊँ, क्योंकि मुझे किसी ने कहा है कि क्या बोलते हैं मैम इसी से एंगेजमेंट्स बढ़ते हैं, आप समझ नहीं रही हैं। और कैसे देखती है, और इस चलन को कैसे देखती है कि मतलब कि कोई वुमेन या कोई पीछे से जा रहा है और जहाँ पे लिखा जाता है गेस हू, क्यों कि मेरे को गेस करना है, वो तो मैं आजकल देखना ही बंद कर दिया। पहले मैंने एक दो बार देखा भी गेस हू, फिर मैंने कहा व्हाई डू आई हैव टू गेस हु इज दिस, व्हाई डू आई इवन वांट टू नो। आजकल तो आपने देखा कि कितने एक्टर्स ने एक्ट्रेसेस ने ये मना कर दिया है कहना कि नहीं पीछे से कोई ये फोटो नहीं लेगा, तो इसका मतलब वो भी अनकंफर्टेबल है। ऑफ कोर्स कोई भी होगा भाई, आप किसी की। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था, शायद उन्हीं का था ना, बहुत सारे एक्टर्स, हाँ बहुत सारे एक्टर्स हैं कि हाँ करण, हाँ यस हिना का भी था शायद ऐसा, हाँ कि नहीं बैक से मत लीजिएगा, फोटो नहीं लेना है। तो मेरे ख्याल से कोई भी ये एक्साइटेड नहीं होगा इस दुनिया में दिखाने में कि ये बैक से पता करिए कौन होगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, क्या बोलते हैं किम करदाशियन थोड़ी ना है सब लोग, तो इसीलिए नहीं, आई डोंट थिंक सो किम करदाशियन आल्सो फील्स हैप्पी नाउ टू बी क्या बोलते हैं कि कौन है, एवरीबडी नोज इट इज़ मी। तो बट सो आई थिंक इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। कल आज आप बैग दिखा रहे हो, कल आप कुछ और दिखाना शुरू कर दोगे। सो क्या बोलते हैं, आप क्या दिखाना चाहते हो फिर अगली बार कि इसको देखकर बताओ कि कौन है, उसको देखकर बॉडी पार्ट्स को दिखाओ कि बताओ कि कौन है। इट्स एब्सोल्युटली स्टूपिड एंड हॉरिबल एंड एब्सोल्युटली इन बैड टेस्ट। कहीं ना कहीं आप ये सोशल मीडिया पे ये जो स्टार बन जाना, इवन जो कई सारे रियलिटी शोज़ का जो फेम होता है और फिर उसके बाद में कई सारे लोग उनको फॉलो करने जाते हैं, कई सारे लोग मतलब पैप्स वगैरह उनको जा रहे हैं, जो दर्जा जो मिलना चाहिए किसी सीनियर एक्टर को वो उनको ना देके, और मतलब आप किसी रियलिटी शो स्टार को आप वो फेम देते हैं। ऐसा कई सारे प्रोड्यूसर्स का ऐसा कहना है, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, कि लोगों ने उनको वहाँ बैठा दिया है जहाँ पे किसी कोई अच्छा काम करके या अच्छी चीज़ें करके आप उनको वो चीज़ें नहीं दे रहे हो। डू यू थिंक सो इट्स अ राइट और इट्स अ रॉन्ग? मैं कोट करना चाहूँगा, ये कोट है राजन शाही का, जो प्रोड्यूसर हैं, कई सारे शोज वो बना रहे हैं। आपने आई एम नॉट श्योर आपने उनके बारे में सुना होगा, मेरे डायरेक्टर रहे हैं। आई ऑलवेज से कि राजन जी प्रोड्यूसर बन गए, बहुत अच्छी बात है, बट आई मिस हिम एज अ डायरेक्टर। उन्हीं का ये कोट है कि लोगों ने उनको स्टार बना दिया है जो ना एक्टर्स हैं ना वो चीज़ डिजर्व करते हैं। ये बिल्कुल सही। अभी तो हम जो बात कर रहे थे कि अगर आप इन्फ्लुएंसर्स को एज एन एक्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लीजिए, लेकिन आपका ही वक्त बर्बाद होगा, क्योंकि एज एक्टर एक अलग प्रोफेशन है। इन्फ्लुएंसर, हाँ अगर कोई इन्फ्लुएंसर एक्टर बनना चाहता है, उसकी दिल से इच्छा थी कि वो एक्टर बनना चाहता है और उसने उसके ऊपर काम किया है, ज़रूर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज वो सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है इसीलिए आप उनको लेना चाहते हैं,
बकवास है, ये बिल्कुल बेकार है। और आप कैसे देखती हैं इस रियलिटी शो के इस फेम को, ये बिग बॉस वाले फेम को? वो 1 साल तक रहता है। मेक हेद वाइल द सन शाइन्स, दिस इज द मोटो फॉर देम, कि जब तक क्या बोलते हैं चल रही है। आप 1 साल के राजा हैं, अगले साल कोई और आ जाने वाला है, तो वो तो उनको 1 साल में जितना बना पाएंगे वो बनाएंगे, और फिर अगले साल फिर अगर अपने क्राफ्ट पे काम नहीं करेंगे, अगर किसी और चीज़ पे काम नहीं करेंगे, कि 1 साल के बाद वो क्या ऐसा काम कर रहे हैं कि अगले साल भी वो लोगों की नज़रों में रहें, सिर्फ बेकार वीडियोस और क्या बोलते हैं अजीब फूहड़ बातें ना करके, वो क्या ऐसा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ कि वो एज अ वैल्यू लोगों की ज़िंदगी में लाएं और फिर सोशल मीडिया पे रहें, वो अलग बात है। अगर कोई ऐसा कर पा रहा है तो बहुत बढ़िया, वो ज़रूर मिलना चाहिए उनको, जितने दिन तक फेम मिले उतनी अच्छी बात है। लेकिन अदरवाइज़ जितने भी सोशल मीडिया या फिर रियलिटी शोज़ के जितने भी विनर्स या फिर पार्टिसिपेंट्स हैं, वो उनकी मियाद 1 ही साल तक है, अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई और इजाफा ना कर लिया हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, देते हैं आपको 1 साल। आप देखते हैं आप अपनी ज़िंदगी का क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो 28 साल मेहनत की, हम तो उसी का ही चाहते हैं जो चाहते हैं। माता जी के कैरेक्टर ने क्या क्या दिया है आपको, क्या लगता है? बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिस्पेक्ट। मैं शुरू से, क्योंकि मैं थिएटर की हूँ, तो मुझे टीम वर्क शुरू से ही पसंद है, आई एम अ टीम पर्सन। लेकिन उसको सही मायनों में अगर किसी शो में मैं अप्लाई कर पाई अपने थिएटर के टीम वर्क के आइडिया को, वो था ससुराल सिमर का सीज़न 1 एंड सीज़न 2। लेकिन आपको एक चीज़ नहीं लगती, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, जितना ही इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे सिमर का था, रोली का था, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे उस शो के अंदर माता जी का था? क्योंकि मेरे ख्याल से माताजी ही डिपिक्ट करती थी ससुराल। अगर माताजी, क्योंकि देखिए ड्रामा किससे होता है, कॉन्फ्लिक्ट से होता है। कॉन्फ्लिक्ट कौन क्रिएट कर रहा था? माताजी क्रिएट कर रही थी राइट एट द बिगिनिंग। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा तो शो क्या होगा? सो द बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करने वाली ही हीरोइन के साथ, सेंट्रल कैरेक्टर के साथ, वो माताजी थी। सो दैट इज़ वाई इफ देर इज़ नो माताजी देर इज़ नो शो, देर इज़ नो चैलेंज। तो सिमर किस चीज़ को ओवरकम कर रही है ना, एट द एंड ऑफ द डे। तब तक बाय द टाइम हम लोग अपने सुपरनैचुरल ट्रैक में आए, तब तक माताजी और सिमर एक टीम में हो गई थी। देन द चैलेंजेस वर द नेगेटिव एनर्जीज। सो आई वुड से कि इन ससुराल सिमर का 1 and 2 आई एम द ससुराल एंड दे आर सिमर। ऐसा मेरे जो बड़े बेटे थे ससुराल सिमर का 1 में राजेंद्र बेटा आदर्श गौतम, वो कहते थे कि अरे स्पेलिंग मिस्टेक है, एक अलग लगा दिया है, इस शो का नाम है ससुरा सिमर का, ल एक्स्ट्रा लगा दिया है क्योंकि वो ससुर थे। तो वैसे मैं कहूँगी कि आई वाज अ ससुराल और इन ससुराल सिमर का। क्या लव आपको मिला है और क्या हेट आपको उस टाइम पे उस कैरेक्टर को मिला है, अगर उस वक्त की अगर मैं बात कहूँ तो माता जी के लिए? हेट भी मिला है आपको ना? हेट भी मिला है ना? बिल्कुल हेट भी मिला है, बहुत हेट मिला है मुझे। ससुराल सिमर का 1 में फिर भी कम हेट मिला था, लेकिन मुझे ससुराल सिमर का 2 में बहुत हेट मिला है, क्योंकि द वे आई टू बिहेव विद सिमर, जो छोटी सिमर थी, उसका मुंह काला कर दिया, मुंह पे कालिक पोत दी, उसके फादर मदर को पुलिस में पकड़वा दिया, ये कर और भी बहुत कुछ किया उसके साथ। तो वो मुझे लोगों से बहुत हेट मिलती थी, क्योंकि लोग कहते थे कि आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो तो आपके बारे में अच्छा ही सोचती है। और ससुराल सिमर का 1 में भी मुझे लोगों से शुरू में हेट मिली थी। हेट एक्चुअली नहीं था, उनको लगता था ये तो इतना सही बात करती हैं, सही वो करती हैं, फिर ये सिमर के साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। मुझे थोड़ा बहुत हेट तब मिला जब मैंने अपनी छोटी बहन मनोरंजन के साथ मिलकर सिमर को और रोली की शादी ऐसे करा दी थी कि देवरानी जेठानी करवा दी, एंड देन आई क्रिएटेड कन्फ्यूजन इन देयर लाइव्स। सो ये ज़रूर है। मुझे शुरू में अपने किरदार से थोड़ा सा ऐसा रहता था कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे ये जब वो वाइटनर वगैरह लगा दिया कि अरे यार सब लोग यंग बनने की कोशिश करते हैं, मैं आई एम बिकमिंग ओल्डर एंड ओल्डर। तो वो आप अगर कह सकते हैं कि मैं अपने किरदार को क्वेश्चन कर रही थी। लेकिन जब मैंने बोला ना कि मेरे अंदर की जो ममता है, जो मदरहुड है, वो मेरे सामने के लोगों ने मेरे अंदर जगाई। लेकिन आपको उस वक्त ये ख्याल नहीं आया कहीं ना कि मैं टाइप कास्ट हो जाऊंगी यहाँ पे इस कैरेक्टर में? सबने कहा भी कि आप टाइप कास्ट हो जाओगे। लेकिन इसीलिए जब ससुराल सिमर का 1 ख़त्म हुआ तो इमीडिएटली बिना सोचे समझे मैंने नामकरण नाम का एक शो एक्सेप्ट किया, विच वॉज एब्सोल्युटली क्लोज टू माई एज। मेरा लुक चेंज, मेरी बात चेंज, मेरा कैरेक्टर चेंज, एवरीथिंग वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो वो 3 बीच में जो ससुराल सिमर का 1 और 2 के बीच के 3 साल थे, उस पर मैंने नामकरण किया, मैंने इंटरनेट वाला लव किया और लॉकडाउन की लव स्टोरी किया, और सब में मैं कहीं पर भी दादी नहीं थी, मैं हर जगह माँ थी, क्योंकि वो मेरे मदर, वो करेक्ट एज था।
फिर आया ससुराल सिमर का 2, तो मैं वो लालच नहीं गिव अप कर पाई कि मैं अपनी ही ट्विन, जिसका फर्स्ट सीजन में कोई आइडिया ही नहीं था कि उसकी कोई क्या बोलते हैं ट्विन है, उसको सेकंड सीजन में सेम कैरेक्टर सेम फेस अपनी ट्विन करके मुझे किरदार करना है। इट वाज अ चैलेंज फॉर मी। क्या रीज़न मानती हैं आपकी, मतलब सीज़न 1 को वो बीट नहीं कर पाया दूसरा सीज़न? मेरे ख्याल से लोग बहुत कुछ सीजन 1 में देख चुके थे, जो सीजन 2 में हम सिर्फ रिपीट ही कर रहे थे। तो जब तक वो कहानी अपने आप में नई कहानी थी कि बड़ी माँ जो है वो म्यूज़िक से नफ़रत करती है क्योंकि उनके हस्बैंड किसी गाने वाली को उसकी मिस्ट्रेस बन गई थी, फिर वो कैसे चैलेंजेस करती है, और लड़की जो सिमर जो है वो गाना गाती है, और वो जो चैलेंज को पार करके एक्सेप्टेंस का था, वंस इट वाज एक्सेप्टेड, तो वो जो हमारी एक्सेप्टेंस थी वो 2 साल में हुई थी, यहाँ पे एक्सेप्टेंस हमारी 8 महीने में ही हो गई थी। फिर हम लोग साथ मिलके नॉर्मल लड़ाई लड़ रहे थे। फिर जब सुपर नेचुरल आ गया तो वहाँ पे ऐसे सारे सुपर नेचुरल हम कर चुके थे। यहाँ पर सुपर नेचुरल थोड़ा सा मुझे लगता है कि इट वॉज बिटवीन सिमर एंड आरव, और ससुराल सिमर का 1 में द सुपर नेचुरल वॉज बिटवीन भारद्वाज परिवार एंड द ईवल। तो जैसे ही परिवार साथ लड़ता है लोग उससे अटैच हो जाते हैं। हीरो हीरोइन लड़ते हैं तो ठीक है, लेकिन जब फैमिली लड़ती है तो वो अटैच हो जाती है, वो शायद इसमें मिसिंग था। सीज़न 1 के अंदर भी टीआरपी का प्रेशर हुआ करता था आप लोगों के ऊपर? हाँ, या चैनल उस टाइम पे मौका दिया करता था कि भाई ठीक है, नहीं वर्क कर रहा है, अब आगे करेगा, आगे ग्रो करेगा? नहीं, मेरे ख्याल से लास्ट 6 साल तक 6 साल तक तो सीरियल ने वर्क किया था, अपने बलबूते पर किया था। लास्ट में जाकर 2 बार हमारे टाइम स्लॉट चेंज हुए, एक बार 6 बजे हुआ, एक बार 5:30 बजे हुआ, बिकॉज हम लोग जब वापस सोशल में गए ना सुपर नेचुरल से, दैट डिड नॉट वर्क। लोग सुपर नेचुरल, पहले हम सोशल कर रहे थे, फिर हमने सुपर नेचुरल किया, फिर उसके बाद वापस हमने सोशल किया, तो जब तक क्योंकि इतने सुपर नेचुरल में इतना हाई फ्लाइंग, ये वो धमा चौकड़ी, उड़ना बैठना, ये फलाना, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, उसके बाद सोशल बहुत ना शायद हल्का लगने लगा था। फिर वो परिवार का रोना धोना लोग देखने में इंटरेस्टेड नहीं थे। आई थिंक सो, या हर शो की अपनी की मियाद होती लेकिन जब है। आपने शो साइन किया तो उस वक्त आपको पता था कि इतना सुपर नेचुरल हो जाएगा कि आप किसी को थप्पड़ मारेंगी और वो? नहीं 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 नहीं, तब तो सुपर नेचुरल का कोई लेना देना ही नहीं था। हम जब 2 साल 2.5 साल शो कर चुके थे, हम नेगेटिव लोगों से मतलब वर्ल्डली लोगों से हम लड़ चुके थे। उसके बाद शो तब भी अच्छा चल रहा था, तो सबको लगा अब क्या। तो तब ये आइडिया आया हमारे डायरेक्टर्स, हमारे राइटर्स से कि वाई, बिकॉज हम माता रानी के भक्त दिखाए गए थे, मैं और सिमर, है ना, माता रानी के भक्त थे। तो उन्होंने कहा कि इनको माता रानी का भक्त वर्सेस ईवल दिखाओ, सो पॉजिटिव वर्सेस ईवल। अब माता रानी तो खुद उतर के आएंगी नहीं लड़ने के लिए, तो उन्होंने जो अपने लोग यहाँ पर बिठाए हुए हैं, दे विल फाइट द ईवल। सो दैट वाज द आइडिया, दैट इज वाई सुपर नेचुरल केम। तो कहीं शुरू के पहले 2 सालों में किसी को आइडिया भी नहीं था कि हम इसको ऐसा सुपर होने नेचुरल वाला बना है ये। देंगे। नहीं, इट वॉज जस्ट टाइम एंड दैट वी नीडेड टू कंटिन्यू विद द शो। और क्या करना चाहती हैं अभी, और क्या चाहत अभी जैती के अंदर है अभी? बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें एक ये तो जैसे मैंने कहा कि मेरे अंदर का एक्टर अभी तक बहुत ज़्यादा कुलबुलाता है, और बहुत ज़्यादा बहुत लोग मुझे कहते हैं डायरेक्शन में जाने के लिए, वाई डोंट यू डायरेक्ट, या आप किसी को डायरेक्शन में सीखने क्यों नहीं लेती, या कहीं बाहर जाकर डायरेक्शन पढ़ क्यों नहीं लेती। मैं बहुत उस बारे में सोचती हूँ, और पिछले 6 महीने में मैंने उस बारे में बहुत सोचा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टर है, और मैं अभी भी बहुत सारे किरदार करना चाहती हूँ। लेकिन क्योंकि लोग कहते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टर बनेंगी तो उसके साथ आप एक्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मैं कभी कभी डायरेक्टर बनी तो मैं उस प्रोजेक्ट में डायरेक्ट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ये समझ ही नहीं आता कि कैसे लोग खुद ही डायरेक्ट कर लेते हैं और खुद ही एक्ट कर लेते हैं और खुद ही सब कर लेते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप चलना चाहूँगी। पहले इफ़ आई एम बिकमिंग ए डायरेक्टर, आई वुड लाइक टू गिव फ्यू ईयर्स इन टू डायरेक्शन, और फिर शायद जब मेरे हाथ में कमान बढ़िया आ जाए तब मैं शायद दोनों चीज़ें कर पाऊँ। तो येस, आई एम स्टिल आई एम एन एक्टर, लॉट ऑफ वेरी मच एन एक्टर, एंड आई वांट टू डू लॉट ऑफ कैरेक्टर्स जो एक से दूसरे से भिन्न हो, अलग हो, कॉम्प्लेक्स हो, इस तरह के किरदार में करना चाहूँगी। और जैसे कोई ड्रीम रोल है आपकी नज़र में, कोई जो आपको लगता हो कि हाँ यार ये रोल मुझे कभी करने का मौका ज़रूर मिले? मेरे ख्याल से जो कुछ मेरे साथ ये मेरे एंग्जाइटी और पैनिक अटैक के वक्त हुआ, मैं इस तरह का कोई किरदार करना चाहूँगी जिसके साथ ऐसा हो चुका है, ताकि मैं लोगों को बता पाऊँ अपने कैरेक्टर के थ्रू कि दिस इज़ व्हाट हैपेंस, और ये हम गुजर सकते हैं इससे, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको
इसको ठीक किया जा सकता है, इस तरह का कैरेक्टर, या फिर कोई स्किज़ोफ्रेनिक कैरेक्टर हो जिसमें जिसमें अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज़ हो, इस तरह का कोई किरदार हो मैं करना चाहूँगी। और बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो मैं करना चाहूँगी। और दूसरी बात, जो हम एक्टर्स का एक ही बड़ा प्रॉब्लम है कि जो किरदार आपने नहीं किया होता ना, वही किरदार आपके लिए सबसे एक्साइटिंग होता है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में किसी कैरेक्टर को आपने मना कर दिया हो, बाद में वो कैरेक्टर बहुत बड़ा हो गया है, जो आपको ऑफर हुआ है, अब वो किसी और के पास में गया और वो कैरेक्टर? मैं सोचती हूँ कि वो किरदार बहुत सराहा गया। हाँ, तो क्या बोलते हैं, मेरे पास एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था तलाश, और मेरी उसमें कास्टिंग हो चुकी थी। मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी सबके साथ, तो फिर मैंने जाकर कहा कि मुझे ये किरदार नहीं करना, क्योंकि सडनली पता नहीं मुझे क्या लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए ये किरदार। और वो किरदार आगे जाकर बहुत लोगों को याद भी रहा और सराहा भी किया। वो किरदार फिर बाद में शीबा जी ने किया और बहुत अच्छा किया। तो क्या बोलते हैं, ऐसे एक दो कुछ किरदार है जो मैंने मना किया और आगे जाकर मैंने देखा कि बहुत बढ़िया हुए हैं। और कुछ किरदार, पर मोस्टली किरदार ऐसे रहे हैं जो मैंने मना किया है और वो या तो वो शो कभी बने नहीं, और या फिर उन किरदारों मैंने जाकर देखा अच्छा वो मैंने किया तो बड़ी बकवास था, ऐसे ये भी। और आपने कहा कि मैं और एज एन एक्टर क्या करना चाहती हूँ, मेरे दिल में ये बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने एक्टिंग के थ्रू या अपने जो भी मैंने अब तक ज्ञान अर्जन किया है उसके थ्रू मैं और भी लोगों को सिखा सकूं, समझा सकूं। लेकिन मैं उसमें इतना डरती हूँ ना आजकल, क्योंकि जिसको भी देखो उसने एक एक्टिंग स्कूल खोल लिया है ना, कोने कोने में गली कूचे में एक्टिंग स्कूल है। तो मैं एक्टिंग स्कूल तो नहीं खोलना चाहती, लेकिन हाँ मेरी फोटे है, मेरा जो प्लस पॉइंट है वो कैरेक्टर्स पे काम करना है। तो ये मैं सिखाना चाहती हूँ लोगों को, हाउ टू वर्क ऑन कैरेक्टराइजेशन, जो कि मैं डांस के थ्रू करती हूँ, जिसका नाट्य शास्त्र की, क्योंकि मैंने सीखा है डांस, तो इसलिए मैं नाट्य शास्त्र के थ्रू एक किरदार को गढ़ती हूँ कि वो बातें ऐसे करेगी, बोलेगी ऐसे, चलेगी ऐसे, दिखती ऐसी होगी, उसका स्पीच पैटर्न ऐसा होगा। ये सब मैं उसके थ्रू थोड़ा बहुत काम करती हूँ। कितना सक्सेसफुल वो अलग बात है, बट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल पीपल, टीच पीपल। एंड और अगर मेरी तरफ से एज अ नोन फेस, एज अ कुछ हद तक सेलिब्रिटी फेस आप कह सकते हैं, अगर मेरी वजह से कहीं पर किसी को भी मदद मिलती है, किसी एनजीओ को या कहीं ऐसी जगह पढ़ाया लिखाया जाता हो, अगर मैं किसी तरह से कहीं पर अपना कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ अपने ज्ञान का, जो भी मेरे पास है, छोटा बड़ा मिडिल मीडियम, जो भी देश है, अगर ऐसा कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे ऐसे ही सिखाया है और मैं भी आगे ऐसे ही सिखाना चाहूँगी। क्या बात की है आपने। पे इट फॉरवर्ड जिसको कहते हैं। लास्टली जाते जाते क्या एडवाइस आप ऑडियंस को देना चाहेंगी, क्या आप उन स्त्रियों को बोलना चाहेंगी जो सपने तो बहुत सारे देखती हैं लेकिन वो पूरे नहीं कर पाती हैं इस हमारे इस खास एपिसोड के अंदर? मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, मेरी जितनी भी क्या कहूँ, सहेलियाँ कहूँ, बहनें कहूँ, बेटियाँ कहूँ, माँ कहूँ, में से जो बड़ी हैं, वो मैं ये कहूँगी कि अगर कोई दिल में ख्वाहिश रह गई है तो इसी लाइफ टाइम में पूरा कीजिए, कभी भी कीजिए। आप गाना चाहती थी, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आपके पति अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो गए हैं, घर से बाहर चले गए हैं, जो भी है बच्चे, आप 45 साल की हैं, 50 साल की हैं, 55 साल की हैं। ये सबसे मुश्किल उम्र होता है। लोग कहते हैं कि बचपन मुश्किल होता है, एडोलेसेंस मुश्किल होता है, लेकिन मैंने जो आसपास देखा है, आप जानती हैं मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैंने अपनी सहेलियों में देखा, अपनी माँ में देखा है कि व्हेन यू टर्न 45 एक ऐसा खलिश आती है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपने जो अपने आप को लोगों की ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट बना के रखा होता है ना, कि हम उनके खाने पीने की देखभाल करेंगे, उनके स्कूल जाने की देखभाल करेंगे, उनके काम की देखभाल करेंगे, उनकी शर्ट प्रेस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है मेरे बच्चों की और मेरी फैमिली की लाइफ में। एक पॉइंट ऐसा आता है जब किसी को आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को आपकी ज़रूरत नहीं होती, सब अपनी ज़िंदगी में मशगूल होते हैं। वो वक्त समझ लीजिए ऊपर वाले ने आपको अपना वक्त दिया है। तो उस वक्त में आप मन ख़राब ना करें, इस बात को ना सोचें कि अरे मैंने सब कुछ दिया, अपनी पूरी ज़िंदगी इनको दे दी। किसी को मत बताइए, किसी को नहीं पड़ी। आप किसी को भी बताने जाएंगे ना कि आपने अपनी ज़िंदगी हमको दे दी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुमको दे दी, अपनी पूरी ज़िंदगी तुमको दे दी, किसी को नहीं पड़ी। आपने ज़िंदगी दी क्योंकि आप देना चाहती थी, आप उस वक्त खुश हो रही थी ये करके, तो उसमें भी एक खुशी थी। और आज आपके पास अगर वक्त मिला है तो वो अपने ऊपर खर्च कीजिए, जो आप करना चाहती थी वो करिए, जितना कर सकती हैं करिए। कुछ लोग कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ लोग कहेंगे हमारे पास मौका नहीं है, लेकिन कुछ भी कर सकती हैं तो थोड़ा बहुत अपने लिए कीजिए, आपको बहुत खुशी मिलेगी। आपको तब पता चलेगा कि आपकी आइडेंटिटी क्या है,
आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप क्यों इस दुनिया में आई हैं। आप पेंटिंग करना चाहती है, करिए। बाहर जाना चाहती है, जानिए। कोई जॉब करना चाहती है, करिए। कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहती है, वो बजाइए। कुछ लिखना चाहती है, लिखिए। इंस्टाग्राम पे अपना एक व्लॉग बनाना चाहती हैं, जो भी जिस यहाँ पर भी बनाते हैं वो बनाना चाहती हैं। कुछ भी करिए, आपको अच्छा लगना चाहिए। आपकी पड़ोसन को अच्छा लगे इसकी ज़रूरत नहीं है। आपके रिलेटिव को अच्छा लगे इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छा लगना चाहिए। वो आधा घंटा जो आप अपने आप को दिन में दे रही हैं, वो आपको अच्छा लगना चाहिए। वो ज़रूरी है। यू हैव अर्नड इट। प्लीज़ मेरे लिए करिए, अपने लिए करिए, इतना तो करिए। थैंक यू सो मच जयति जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, एंड आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा हमसे बात करके। बहुत 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 सारी बातें अंदर से निकली जो कहीं दबी पड़ी थी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग देम आउट। थैंक यू।